जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन की इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी पटवारी बनाने वाली सीरीज। कौन सी सीरीज है अपनी? हैशटैग पीबीडब्ल्यूएस। हैशटैग पीबीडब्ल्यूएस का मतलब है पटवारी बनाने वाली सीरीज। और यह सीरीज डैम श्योर आपको पटवारी बना के ही मानेगी, बशर्ते कि आप लोग अंत समय तक मेरे साथ जुड़े रहना, जब तक मैं आपको यूट्यूब पर क्लासेस करवाता रहूं। हालांकि इसमें थोड़ा सा मुझे डिले हो गया था, क्योंकि अभी आपके सामने आरएस प्री का भी पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करवाया आपको। और अब वापस से अपनी ये पटवारी बनाने वाली सीरीज को अपन जो है रेगुलर कर रहे हैं। तो इस सीरीज के अंदर, जिसमें अपन अभी राजस्थान के आयोग पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के आयोगों के बारे में ऑलरेडी अपन देखो 3 चीजें पढ़ चुके हैं। मैं आपको आयोगों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स पढ़ा चुका हूं। आयोग होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। आयोग दो प्रकार के होते हैं, एक आपके संवैधानिक आयोग होते हैं, एक आपके गैर संवैधानिक आयोग होते हैं। संवैधानिक आयोग में आरपीएससी, जो आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसको अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है पूरे 1 घंटे के वीडियो में। दूसरा अपन ने एसईसी, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है, राजस्थान निर्वाचन आयोग, ये पूरा पढ़ लिया है। और राजस्थान फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग भी अपन ने पूरा पढ़ लिया है। और ये निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग, ये दोनों के दोनों पंचायती राज संस्थाओं के लिए और नगरीय स्वशासन के लिए आयोग है। ठीक है, तो ये तीनों संवैधानिक आयोग अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज आपके बारी आई है गैर संवैधानिक आयोगों के अंदर। जो पहला आयोग है आपका, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग। यह आपका राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है। और इसके बारे में आज अपन कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा अपनी हर वीडियो के अंदर रहता है, अपन क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा कंटेंट भी पढ़ेंगे और इसके अपन शॉर्ट नोट्स भी पढ़ेंगे। मैंने बहुत सारी चीजें आपके इसमें शॉर्ट नोट्स के तौर पे हाथ से बना करके लिखी है। और बेसिकली मेरे खुद के जो पर्सनल नोट्स है, क्योंकि मैं 3-4 अलग अलग रिसोर्सेज से, आपकी ऑथेंटिक किताबों से, अलग अलग गवर्नमेंट की वेबसाइट से, टिल नाउ जो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है, वो सारा का सारा अपडेटेड डाटा मैंने इसके अंदर कवर करा है। और मेरे खुद के जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, जिन नोट्स से मैं खुद मतलब 3-4 अलग अलग रिसोर्स से रिसर्च करके, स्टडी करके, उसके बाद सारा कंटेंट एक जगह समराइज करता हूं, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको इस क्लास के अंदर मैं करवाने वाला हूं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग से संबंधित। और इसमें अपन शॉर्ट नोट्स भी पढ़ेंगे और पीवाईक्यू भी देखेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से कौन कौन से पूछे हुए हैं। जैसा कि अपना हमेशा का कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से अपन चल रहे हैं। और ये नवीनतम अपडेट के साथ आयोग में आपको पढ़ाने वाला हूं। कंटेंट होगा अपना, शॉर्ट नोट्स होंगे, एमसीक्यू होंगे और पीवाईक्यू होंगे। और जो साथी नए हैं वो एक चीज नोट डाउन करके रख लो, ये क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर मैं जितनी भी क्लासेस आपको करवाता हूं, सभी क्लासेस की पीडीएफ 1 दिन या 2 दिन बाद में आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है। तो अभी जो मैंने आपको ये हैंड रिटन नोट्स में पढ़ाने वाला हूं, ये सारी की सारी चीजें आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जाकर के एक बार आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब आ जाओ, देखो, जैसा कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया, आपका जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, ये वाला आयोग। अच्छा, पहले तो देखो, ये चीज मेंटली क्लियर कर लेना। बहुत सारे साथियों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर, ये वाला टॉपिक केवल पटवारी में ही है क्या? तो मेरे प्यारे भाई, पटवारी के सिलेबस में तो आपके आयोग का मेंशन है ही है। देखो, आपके जितने भी संवैधानिक आयोग है, तीनों आयोग अपन ने पढ़ लिए। गैर संवैधानिक आयोगों में 4 महत्वपूर्ण आयोग है। ये चारों के चारों आयोग 1 बाई 1 अपन पढ़ने वाले हैं। और इसी तरीके से कंटेंट, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, शॉर्ट नोट, सारा का सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट नवीनतम अपडेट के साथ क्लियर करने वाले हैं। अब बात आती है, ये आपके कौन से एग्जाम में काम आएगा। तो देखो, चाहे आपके पटवार का एग्जाम है, या फिर आपके आरएस प्री का एग्जाम है, या यूआरओ का एग्जाम है, क्योंकि यूआरओ में भी आपके राजस्थान पॉलिटी का कुछ ना कुछ सेक्शन दिया हुआ है। चेक कर लेना अगर सिलेबस में है तो। राजस्थान पॉलिटी अगर लिखा हुआ है तो ये वाला आयोग आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। इसके अलावा चाहे वीडियो का एग्जाम होना है, चाहे आगे लेब असिस्टेंट का पेपर होना है, यानी कि जिस भी एग्जाम में राजस्थान की पॉलिटी का सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है ना, उस हर एक एग्जाम में यहां से आपको सवाल पूछा जाएगा। और अभी मैं जब आपको सवाल करवाऊंगा तब आपकी आंखें खुल जाएगी। कांस्टेबल में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, रीट में, आपके पटवार के अंदर, आरएस प्री के अंदर, हर एग्जाम में सवाल इस टॉपिक से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे सवाल भी मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। अब देखो, अपने जो पढ़ने का पैटर्न होता है, अपन सबसे पहले जानते हैं कि यह आयोग कौन सा आयोग है, संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक। मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर संविधान में उल्लेख है तो वो आयोग आपका संवैधानिक कहलाएगा। संविधान में अगर उल्लेख नहीं है तो गैर संवैधानिक कहलाएगा। संविधान में उल्लेखित 3 ही आयोग है आपके राजस्थान के, जो अपन तीनों पढ़ चुके हैं। तो फिर ये वाला आयोग कैसा है आपका? ये गैर संवैधानिक आयोग है। अच्छा, गैर संवैधानिक आयोग को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा, गैर संवैधानिक के अलावा एक नाम इसका और भी होता है, इसको सांविधिक या फिर वैधानिक आयोग भी बोलते हैं। आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्यों? तो ये भी चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि
संविधान में अगर इस आयोग का उल्लेख नहीं है तो फिर इस आयोग को कैसे बनाया गया है? विधि के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया गया है, यानी कि ये सांविधिक है। विधि के द्वारा या फिर वैधानिक का मतलब भी विधि के द्वारा ही होता है। तो विधि ला करके, नया कानून ला करके, उस कानून के तहत इस आयोग का गठन किया गया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संवैधानिक या फिर वैधानिक को इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन। तो ये भी ध्यान रख लेना, कभी कभार एग्जामिनर जो है आपसे डायरेक्टली ये इंग्लिश के अंदर भी वर्ड लिख देता है। तो स्टैट्यूटरी कमीशन या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी भी इसको बोला जाता है। अच्छा, एक और इसको साथियों सलाहकारी आयोग भी बोला जाता है। सलाहकारी आयोग का मतलब क्या है? ये आयोग, इसकी खुद की अपनी एक जांच एजेंसी होती है। उस जांच एजेंसी के तहत ये खुद स्वतः संज्ञान लेके जांच तो कर सकता है किसी भी चीज की। जैसे मान लो कहीं पर भी करप्शन हो रहा है या कहीं पर भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, अब वो चाहे कोई सा भी एरिया हो, वहां पर जाकर के ये जांच कर लेगा। लेकिन जांच करने के बाद में ये सजा खुद नहीं दे सकता। ये सजा देने के लिए या अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश कर सकता है राज्य सरकार से कि आपको ऐसा करना चाहिए। इसके हाथ में सजा देना नहीं है। यानी कि ये केवल और केवल आपका एडवाइजरी जो है कमीशन है साथियों, एडवाइजरी बॉडी है। ये कैसा है? ये सलाहकारी जो है आपका आयोग है। तो सलाहकारी को क्या बोलते हैं? सलाहकारी को बोलते हैं एडवाइजरी। तो ये भी बात ध्यान रखना, कई बार एक ही लाइन के अंदर ये वाला स्टेटमेंट भी आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में असत्य कथन है। एक लाइन रहेगी ये गैर संवैधानिक आयोग है, एक लाइन रहेगी ये सलाहकारी आयोग नहीं है। तो ध्यान रखना, ये सलाहकारी आयोग है, केवल और केवल सलाह दे सकता है, इसका खुद के हाथ में सजा देने की पावर नहीं है। और सलाहकारी आयोग होने की वजह से जो आपके एचएल दत्ता है, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी बोला गया है इस आयोग के बारे में। और वो वाला स्टेटमेंट क्या है? तो वो वाला स्टेटमेंट भी आप लिख करके रख लो, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, नोट डाल करके लिख लो। क्या कहोगे इसको आप? बिना दांत वाला बाघ या फिर कागजी शेर। एक स्टेटमेंट है, बिना दांतों वाला बाघ। क्या है? बिना दांतों वाला बाघ। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा बाघ जिसके दांत ही नहीं है, किस काम का? वो बाघ शिकार तो कर ही नहीं सकता, वो केवल बाघ कहने का बाघ है। या फिर कागजी शेर। अब मुझे ये बताओ, कागजी शेर रियल मायने में शेर है क्या? ये कागजी शेर क्या है? ये केवल कहने का शेर है, यानी कि इसके हाथ में कुछ भी पावर्स नहीं है। तो बिना दांतों वाला बाघ या फिर कागजी शेर, ये वाला स्टेटमेंट कहा गया है किसके बारे में? आपके राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में। और ये वाला कथन आपके किसने कहा है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेवे तो ये ध्यान रखना, आपके एचएल दत्ता जो है, एचएल दत्ता साहब के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट कहा गया है। क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला सवाल भी पूछा जाता है, आरपीएससी का तो फेवरेट होता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी आयोग के बारे में या किसी अनुच्छेद के बारे में, जैसे अपनी भारतीय प्रस्तावना के बारे में कोई चीज बोली हुई होती है कि हाँ भाई साहब इन्होंने इसके बारे में ये चीज बोली है, तो वो स्टेटमेंट उनका एज इट इज उठा करके एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो एक नंबर आपका यहाँ पर पक्का है, बिना दांतों वाला बाघ के लो या फिर कागजी शेर के लो। क्यों? क्योंकि ये एक सलाहकारी आयोग है। कौन सा? राजस्थान मानवाधिकार आयोग। अच्छा, एक चीज क्लियर हो गई कि ये गैर संवैधानिक है, सांविधिक या वैधानिक या फिर सलाहकारी आयोग है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगली बात बढ़ते हैं कि अगर ये गैर संवैधानिक है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो फिर इसका गठन हुआ कैसे? संविधान में जब बात नहीं लिखी हुई है तो इसका निर्माण कैसे करा? तो इसका निर्माण करने के लिए साल 1993 में 1993 के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लाया जाता है। कौन सा अधिनियम लाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 साथियों आपके सामने आता है। और इस अधिनियम के अंदर पूरे के पूरे 8 चैप्टर होते हैं, पूरे के पूरे 8 अध्याय लिखे जाते हैं, जिसके अंदर आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हो, उसके बारे में लिखा जाता है। वो कौन कौन से कार्य करेगा, उसके सदस्य कौन कौन होंगे, उसको पावर कहां कहां से मिलेगी, वो सारी चीजें भी मेंशन है। और इसमें टोटल कितने अध्याय है? तो ध्यान रखना, कुल 8 अध्याय है। किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंदर। और इन 8 अध्यायों के अंदर टोटल 43 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 43 धाराएं हैं। इस अधिनियम के बारे में भी ध्यान रख लेना। अब सुनना, ये जो टोटल 8 अध्याय है, इन 8 अध्यायों में से एक अध्याय है साथियों 5वां अध्याय। कौन सा अध्याय? 5वां अध्याय। तो ये भी छाप के रखो, अध्याय नंबर जो 5 है आपका, उस अध्याय नंबर 5 के अंदर उल्लेख है किसके बारे में? राज्यों के लिए मानवाधिकार आयोग के बारे में। अधिनियम तो कौन सा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है। ध्यान रखना, राज्य का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम नहीं है। एग्जामिनर यहां से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। अधिनियम है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। कब आता है अधिनियम? 1993 में आता है अधिनियम। इस अधिनियम के तहत नेशनल, केंद्र सरकार के अंदर भी मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। उसका उल्लेख आपके अध्याय 1, 2 के अंदर होता है। और राज्यों के लिए भी
जो है मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है। और राज्यों के लिए मानवाधिकार आयोग होगा, ऐसी बात है आपका अध्याय 5 की धारा 21(1) में। तो टोटल धाराएं कितनी हैं? 43 धाराएं हैं, 1 से लेकर के 40 तक। धारा 1, धारा 2, धारा 3। कई बार एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा भी पूछ लेता है धारा 2 में क्या मेंशन है, या फिर इस राज्य आयोग की नियुक्ति के बारे में जो है कौन सी धारा में मेंशन है, इनके वेतन के बारे में कौन सी धारा में मेंशन है, वो चीजें भी पूछ लेता है। आगे एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखो कुल 8 अध्याय है। उन 8 अध्यायों में से एक अध्याय आपका अध्याय नंबर 5। इस अध्याय नंबर 5 के अंदर धारा कहां से कहां तक है? तो धारा 21 से शुरू होती है और 21 से लेकर के धारा 29 तक ये उल्लेख है आपके अध्याय 5 के अंदर, धारा 21 से 29 के अंदर। और इसमें क्या बात लिखी हुई साथियों? इसमें यह बात लिखी हुई है अध्याय 5 के अंदर कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। कौन सा होगा? राज्य मानवाधिकार आयोग। और इस राज्य मानवाधिकार आयोग को ही क्या बोलते हैं? इस राज्य मानवाधिकार आयोग को ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। छोट में आप SHRC भी कह सकते हो, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अच्छा, ये कौन से के अंदर? तो आपके अध्याय 5 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूरी चीजें लिखी हुई है कि धारा 21(1) में तो ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। उसके बाद में धारा 22 के अंदर लिखा हुआ है कि इसके आयोग के सदस्यों की और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन कौन करेगा। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि इनका जो है साथियों कार्यकाल कैसा कैसा होगा, है ना। तो वो आगे मैं सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन ये जान लो कि अध्याय 5 के अंदर मेंशन है, क्योंकि आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख कहां पर है। तो ये जो अधिनियम आया था आपका 1993 का राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम की धारा 5 अध्याय 5 के अंदर धारा 21 से लेकर 29 तक, और ये वाला जो सेक्शन है आपका ये राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको स्पेशली, और वो बात कौन सी है? यहां पे स्टार लगा करके रख लो। ये वाली बात है साथियों आपकी। अच्छा, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, ये वाली बात क्या है? ये बात है कि ये जो 1993 का अधिनियम है ना, इस अधिनियम में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। इस 1993 में आए हुए अधिनियम के अंदर 2 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 2 बार संशोधन हो चुका है। और 2 बार कब कब हुआ था? एक बार साल 2006 के अंदर संशोधन होता है, दूसरी बार साल 2019 में संशोधन होता है। तो अभी आपको मैं आगे वो चीज भी बताऊंगा, इन दोनों संशोधनों के अंदर राजस्थान का जो मानवाधिकार आयोग है उसमें क्या क्या चेंज किया गया। जैसे सदस्यों के कार्यकाल के बारे में चेंज किया गया, सदस्यों की योग्यता के बारे में चेंज किया गया, कितने सदस्य होंगे इस बात के अंदर चेंज किया गया, है ना। वो सारी चीजें आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा दूंगा। बाकी ये ध्यान रखो कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है, इसमें आज तक 2 बार संशोधन होता है, साल 2006 में, दूसरा साल 2019 के अंदर। ठीक है। अब देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में ये तो बात बोल दी अध्याय 5 की धारा 21 के अंदर कि हाँ, हर राज्य के लिए मानवाधिकार आयोग होगा। अब यहां से निकल करके आता है आपका राजस्थान मानवाधिकार आयोग, क्योंकि राज्यों के लिए मानवाधिकार आयोग होगा तो राजस्थान आपका एक राज्य है, यानी कि ये आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, या इसको आप ये भी बोल सकते हो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो ये जो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है साथियों, इसका उल्लेख कहां पर है? तो अच्छा, धारा 21, अध्याय 5 की धारा 21, यहां पर ये चीज लिख देता हूं। ये चीज वापस से आपको ध्यान रखनी है। अध्याय कौन सा है? अध्याय 5 है। इस अध्याय 5 की जो धारा 21 है, इस धारा 21(1) के तहत, कौन सी धारा? 21(1) के तहत साथियों एक अधिसूचना जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? एक अधिसूचना जारी की जाती है, और उसके तहत इसका गठन किया जाता है 18 जनवरी 1999 को। आप कहोगे गुरुजी ये वाली डेट हमें क्यों बता रहे हो? तो देखो, अधिसूचना कब जारी की गई या फिर इसका गठन कब किया गया, ये बात गठन करने के लिए जो अधिसूचना है वो 18 जनवरी 1999 को जारी किया जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। कब? 18 जनवरी 1999। अब एग्जामिनर यहां से आपको सवाल पूछता है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया या फिर इसके लिए अधिसूचना कब जारी की गई। तो ध्यान रखना है 18 जनवरी, ये डेट भी ध्यान रखनी है। 18 जनवरी 1999 को आपके जो है अधिसूचना जारी की जाती है, और इस अधिसूचना के तहत गठन किया जाता है। अधिसूचना जारी क्यों की जाती है? आपके जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993 का, उसके अंदर एक अध्याय 5 है। उस 5वें अध्याय की धारा 21(1) में ये बात लिखी हुई है कि हर राज्य के लिए जो है आपके मानवाधिकार आयोग होगा, और उसी धारा के तहत इसके लिए अधिसूचना जारी करके इसका गठन कर दिया जाता है। अच्छा, गठन हो गया 18 जनवरी 1999 को, लेकिन ये कार्यशील कब होता है? कार्य करना कब प्रारंभ करता है? तो ये कार्यशील होता है साथियों आपके 23 मार्च 2000 से
23 मार्च साल 2000 से ये कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में एक बात और आपसे पूछे अगर एग्जामिनर कि इस आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है, यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। इसका मुख्यालय आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर है, जिसको गुलाबी शहर बोला जाता है। तो यहां पर दो बातें, एक तो गठन होता कब है, गठन होता है 18 जनवरी 1999 को, और ये कार्य करना कब प्रारंभ करता है, एक्शन में कब आता है, तो एक्शन में आता है कब, 23 मार्च साल 2000 को। 23 मार्च भले याद रखो ना रखो, साल 2000 ध्यान रख लेना। इसीलिए देखो मैंने आपके यहां पर जो है स्टार्टिंग में क्या लिखा था, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है इसके आगे 2000 लिखा था, क्योंकि यहां से एक्शन में आता है, यहां से कार्य करना प्रारंभ करता है। 1999 में इसके लिए अधिसूचना जारी करके इसका गठन किया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है कि 23 मार्च को क्या होता है, ये कार्यशील हो जाता है। चलो इसके आगे अपन जानते हैं कि ये मानवाधिकार जो आयोग है, इस मानवाधिकार आयोग की संरचना कैसी होती है, यानी कि इसमें कितने सदस्य और कितने अध्यक्ष होते हैं, क्या क्या उनका स्ट्रक्चर रहता है। यही हम हमेशा का अपना प्रोसेस है। सबसे पहले अपन ये जानते हैं संवैधानिक या गैर संवैधानिक। एक फंडा क्लियर हो गया, गैर संवैधानिक है। अगर गैर संवैधानिक है तो फिर इसका गठन कैसे होता है, तो इसका गठन कोई ना कोई अधिनियम ला करके होता है। तो अधिनियम 1993 का, यह भी ध्यान रखना, अधिनियम कब का है, साल 1993 का। कौन सा अधिनियम है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय है, तो कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। उनमें से 5वां अध्याय अपने काम का है। 5वें अध्याय के बारे में राज्यों के लिए मानवाधिकार आयोग होगा, ऐसी बात गठित की हुई है, ऐसी बात लिखी हुई है। और उसी अध्याय में टोटल आपकी 21 से लेकर 29 तक टोटल 9 धाराएं हैं। उन 9 धाराओं में उल्लेख है कि भाई साहब कौन कौन सा किस प्रकार से राज्य मानवाधिकार आयोग काम करेगा। धारा 21(1) के तहत अधिसूचना जारी की जाती है 18 जनवरी साल 1999 को, और उसी अधिसूचना के बाद में 23 मार्च 2000 से यह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है उसके अंदर संशोधन कितनी बार किया जाता है, तो 2 बार किया जाता है। आगे बताऊंगा कब कब जो है कौन कौन सी नई चीज ऐड की गई। यहां पे अपन बात कर रहे हैं साथियों संरचना के बारे में। इसकी संरचना कैसी होती है, तो देखो जब इसका गठन हुआ था साथियों, उस समय इसकी संरचना थी 1+4 की। 1+4 का मतलब है कि एक तो इसमें अध्यक्ष होगा और 4 इसमें क्या होंगे, सदस्य होंगे। ये वाली बात कब बोली गई थी, जब ये 1999 के अंदर इसका गठन किया गया था तब। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि साल 2006 के अंदर क्या होता है, इसमें संशोधन होता है। तो इस वाली बात में संशोधन कब किया जाता है, इस वाली बात में संशोधन होता है आपके साल 2006 के अंदर। तो संशोधन होता है 2006 में, और संशोधन होकर के जो इसकी संरचना में 1+4 मेंबर होने चाहिए थे, उस 1+4 की जगह पर कॉन्सेप्ट आता है कौन सा, 1+2 का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, यहां नीचे लिख देता हूं मैं आपके, 1+2 का कॉन्सेप्ट आता है। 1+2 का मतलब क्या हो गया कि एक तो आपका कौन होगा, एक तो आपका अध्यक्ष होगा, किसके अंदर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर। एक तो क्या होगा, अध्यक्ष, और 2 क्या होंगे, तो 2 होंगे इसके अंदर सदस्य, 2 सदस्य होंगे। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। कितने सदस्य होंगे, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा। अब यहां से एक चीज निकल करके आती है आपके सामने। आप कहते हो कि सर जब ये कार्य करना इसने प्रारंभ करा था या जब इसका गठन हुआ था, तो सबसे पहली बार इसका अध्यक्ष कौन बना था। ये वाली बात जनरली आपसे पूछी जाती है हर एग्जाम के अंदर, या फिर कथन के अंदर देकर के एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, या फिर आपसे सही गलत के बारे में देकर के पूछ लेता है। तो अध्यक्ष की जब बात आती है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों कि प्रथम अध्यक्ष कौन था। कौन, प्रथम अध्यक्ष। तो ध्यान रखना, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष एक महिला थी, और एकमात्र महिला थी और पहली महिला थी। क्या नाम था, सुश्री कांता भटनागर। ये नाम छाप के रख लेना साथियों, ये हर एग्जाम में सवाल पूछा गया है। सुश्री कांता भटनागर, पूरा नाम भी लिख सकते हो इनका आप, सुश्री कांता भटनागर। ये क्या थी, ये राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष थी। और यहां पर इसमें स्टार भी लगा करके रख लो, ये पहली अध्यक्ष होने के साथ साथ में पहली महिला अध्यक्ष भी थी साथियों। क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष भी थी और एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। अच्छा, वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें साथियों, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, ये बात आप जानते ही होंगे। हाल ही में 2024 के अंदर 27 जून 2024 को राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, गंगाराम मूलचंदानी को। किसको, गंगाराम मूलचंदानी को। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी लिख लो यहां पर, गंगाराम मूलचंदानी जो है वर्तमान में अध्यक्ष है किसके, राज्य मानवाधिकार आयोग के, गंगाराम मूलचंदानी। अच्छा, कभी कभार इनकी डेट भी पूछ लेता है, तो इनका जो है गंगाराम मूलचंदानी को कब नियुक्त किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है साथियों, इनको अपॉइंट किया जाता है 27 जून 2024 को। अच्छा, इनसे पहले साथियों गोपाल कृष्ण जी हुआ करते थे, और गोपाल कृष्ण जी के बाद में आपके रामचंद्र सिंह झाला जो है,
जो कि इसके सदस्य भी है। जैसे इसके ये 2 सदस्य है ना, मैंने आपको बताया वर्तमान में 1+2 का कॉन्सेप्ट है। तो एक अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। पहला अध्यक्ष कौन था? कांता भटनागर थी और एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। 2 जो सदस्य है इनमें से एक सदस्य तो वर्तमान में है साथियों आपके अशोक कुमार गुप्ता। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। ये वाले नाम मेरे साथ साथ छाप करके रख लेना, ये बहुत काम में आने वाली चीजें हैं साथियों, और यहां से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। अशोक कुमार गुप्ता एक सदस्य है, और दूसरे सदस्य कौन है? दूसरे सदस्य है रामचंद्र सिंह झाला। और रामचंद्र सिंह झाला के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, यहां से सवाल पूछा जाएगा। रामचंद्र सिंह झाला, रामचंद्र सिंह झाला जो है साथियों राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले आपके गोपाल कृष्ण जी हुआ करते थे, उनके बाद में रामचंद्र सिंह झाला ने लगभग 6 महीने तक कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे काम किया था राजस्थान मानवाधिकार आयोग में। और उनके बाद में 27 जून 2024 को गंगाराम मूलचंदानी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहां पर एक चीज जो है आप स्टार लगा करके लिख लो रामचंद्र सिंह झाला के बारे में, कि रामचंद्र सिंह झाला जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। किसके तौर पर? कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पे। और एक बात और ध्यान रखना, जो ये 2 सदस्य है ना, इन दोनों सदस्यों की योग्यता के बारे में भी इसमें उल्लेख किया हुआ है कि कौन से सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो 2 सदस्यों में से एक सदस्य तो ऐसा होना चाहिए जिसको मानवाधिकार का विशेषज्ञ हो, यानी कि मानवाधिकारों के बारे में उसको अच्छी खासी नॉलेज हो। और एक सदस्य होना चाहिए आपके हाई कोर्ट का या फिर जिला न्यायालय जो होता है उसका सेवानिवृत्त या फिर सेवारत कोई ना कोई न्यायाधीश होना चाहिए, जिसको लगभग 6 साल या 7 साल का एक्सपीरियंस रह चुका हो, कार्य का अनुभव रह चुका हो। तो आपके एक अशोक कुमार गुप्ता है। ये अशोक कुमार गुप्ता जी कौन है? तो ये मानवाधिकार के जो है विशेषज्ञ है, मानवाधिकारों के विशेषज्ञ आपके अशोक कुमार गुप्ता जी है। और रामचंद्र सिंह झाला जी जो है ये आपके पूर्व जस्टिस रहे हुए, न्यायाधीश रहे हुए। तो आई होप यहां से संरचना पूरी की पूरी आपकी क्लियर हो गई होगी कि 1+4 पहले संरचना हुआ करती थी, लेकिन 2006 में संशोधन होता है, मैंने आपको बताया। अब देखो इसके अंदर अगर कहीं पे संशोधन करना होगा तो जैसे अपने संविधान में अपन संशोधन करते हैं ना, वैसे इस आयोग के अंदर कहीं पे संशोधन करना होगा तो आपका जो ये संरक्षण अधिनियम है उसमें जाकर के संशोधन करना पड़ेगा। और अधिनियम कब आया था? ये मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम 1993 में आया था। और इस अधिनियम में एक बार संशोधन होता है साल 2006 में, दूसरी बार होता है 2019 में। तो 2006 में जब संशोधन किया जाता है उस टाइम में ये एक चीज बदली जाती है इसके अंदर, इस संशोधन के तहत कि सदस्यों की संख्या 1+4 नहीं होकर के 1+2 होनी चाहिए। यहां से भी सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या को 4 से घटा करके 2 कर दिया, कौन से संविधान या कब किया गया? ये तो ध्यान रखना साल 2006 में किया गया। 2006 में मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम के अंदर क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। यहां से एक चीज क्लियर, अध्यक्ष कौन? प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, एकमात्र महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी 27 जून 2024 को शपथ लेते हैं, इस दिन से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। 2 सदस्यों में वर्तमान कौन कौन सदस्य है? एक अशोक कुमार गुप्ता है, दूसरे रामचंद्र सिंह झाला है। अब यहां से एग्जामिनर सवाल आपको पूछेगा स्टेटमेंट देख करके कि निम्न में से असत्य कथन पहचानो। उनमें से एक कथन में दे देगा कि वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का एक सदस्य अशोक कुमार गुप्ता है और दूसरे सदस्य रामचंद्र सिंह झाला है। अब आपको पता होगा कि कौन कौन है सदस्य, तो आप सवाल को सही कर दोगे। इसीलिए मैं कह रहा था मैंने बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करने वाला हूं। चलो ये बात हो गई आपकी संरचना की। अब आगे बात कर लेते हैं योग्यता की, कि इसका जो अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या क्या होगी। तो योग्यता के बारे में साथियों लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष है ना वो क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है या फिर और किसी का भी हाई कोर्ट किसी राज्य का, उस हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। क्या कहा है अध्यक्ष के लिए? या तो हाई कोर्ट का, ध्यान रखना उच्चतम न्यायालय नहीं बोला है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है, क्या बोला है? हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। राजस्थान का जो स्तर का कोई न्यायालय है, किसी और राज्य का भी अगर वो न्यायाधीश रहा हो, लेकिन कैसा? मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी अगर हो, और कैसा? सेवानिवृत्त, यानी कि वो सेवा से निवृत्त हो चुका हो, सेवारत भी नहीं, सेवानिवृत्त, यानी कि वर्तमान में न्यायाधीश के पद पर है तो उसको अध्यक्ष नहीं बना सकते, उसको आप सदस्य जरूर बना सकते हो लेकिन अध्यक्ष नहीं बना सकते। अध्यक्ष बनने के लिए ये कंडीशन है कि वो सेवानिवृत्त होना चाहिए, अपनी सेवा पूर्ण कर चुका हो या फिर सेवा से वहां से जो है वो इस्तीफा दे चुका हो। तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश। अब यहां पर भी एक और कॉन्सेप्ट है साथियों जो आपको ध्यान रखना है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि मुख्य न्यायाधीश के बारे में तो जो है इस मूल अधिनियम के अंदर लिखा हुआ था, लेकिन अन्य न्यायाधीश जो है वो भी अध्यक्ष बन सकता है। ये वाली बात कब जोड़ी गई? तो 2019 के अंदर जब संशोधन हुआ था तब ये बात जोड़ी गई। तो अन्य न्यायाधीश वाली बात कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 2019 में। ये यहां पर मैं आपके स्टार लगा करके लिख दिया कि 2019 से अन्य न्यायाधीश वाली बात जोड़ी जाती है। इससे पहले केवल और केवल मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता था। और ये वाली बात मैं क्यों बता रहा हूं?
क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा कि भाई साहब, और मतलब पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है, यही वाली चीजें पूछता है आपसे, क्योंकि अपन इसको डिटेल में पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं, सारी की सारी थ्योरी। तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी चीज आपके छूटे ना। ऑथेंटिक सारे के सारे सोर्स मैंने कवर कर लिए हैं, और कॉन्स्टेबल से लेकर के आरएस तक का एग्जाम, कोई से भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, हर एग्जाम में सवाल आपका इसी क्लास से बनेगा, मानवाधिकार आयोग से अगर पूछा जाएगा तो, वरना और कहीं से ही नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीजें आपके कवर कर ली डिटेल में। तो अन्य न्यायाधीश भी जो है अध्यक्ष बन सकता है, ये वाली बात साल 2019 में जोड़ी गई। अच्छा, इसके जो 2 सदस्य है साथियों, उन 2 सदस्यों की भी योग्यता निश्चित है कि एक सदस्य तो क्या होना चाहिए, मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होना चाहिए, और दूसरा सदस्य क्या होना चाहिए, हाईकोर्ट अथवा जिला न्यायालय का सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, या तो सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ध्यान रखना, सेवारत या सेवानिवृत्त ये बात बोली हुई सदस्यों के अंदर, और उनमें भी एक सदस्य तो मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होगा, जो कि वर्तमान में कौन है, अशोक कुमार गुप्ता। और आपके रामचंद्र सिंह झाला जो है, पता है वो कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो कौन है, वो जस्टिस है, रिटायर्ड जस्टिस है, वो सेवानिवृत्त जस्टिस है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। 2019 से पहले अन्य न्यायाधीश नहीं बन सकते थे, लेकिन 2019 के बाद में जब संशोधन हो गया तो अन्य न्यायाधीशों को भी क्या बनाया जा सकता है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो यहां से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि योग्यता किस प्रकार से डिसाइड होती है। अगली बात करते हैं साथियों अपन नियुक्ति के बारे में, कि इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। ये वाली बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया अध्याय कौन सा है, संरक्षण अधिनियम का अध्याय है आपका 5। इस अध्याय 5 के अंदर धारा कहां से शुरू होती है, इस अध्याय 5 में धारा शुरू होती है 21 से लेकर के धारा 29 तक, यानी कि 29 तक। तो इन पूरी की पूरी 9 धाराओं के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में ही लिखा हुआ है। और धारा 21 के बारे में मैंने आपको बता दिया, धारा 21 में लिखा हुआ है कि हर राज्य के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। तो मानवाधिकार आयोग के गठन की उल्लेख कहां पर है, वो तो धारा 21 में है। अच्छा, फिर धारा 22 में क्या है, तो धारा 22 में यह बात लिखी हुई है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। तो ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति करते हैं आपके गवर्नर भाई साहब, यानी कि राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल अपनी इच्छा से नियुक्ति करता है क्या, नहीं साहब, राज्यपाल इच्छा से नियुक्ति नहीं करता है। राज्यपाल को क्या करना पड़ता है, समिति की सिफारिश लेनी पड़ती है। किसकी, समिति की सिफारिश पर। और ये जो समिति है साथियों, ये समिति भी एक स्पेशल समिति होती है। ये वाली बात लिख लो कि एक विशेष समिति की सिफारिश पर जो है राज्यपाल नियुक्ति करता है। यहां पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल अपनी इच्छा से कर सकता है, राज्यपाल स्वतंत्र होता है नियुक्ति के लिए, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्वतंत्र नहीं होता है, राज्यपाल को नियुक्ति करने के लिए समिति की सिफारिश लेनी पड़ती है। और ये जो समिति है ना, ये बहुत ही डेंजर समिति है साथियों। कैसी समिति है, बहुत ही डेंजर समिति है। कैसे है डेंजर समिति, इधर आ जाओ। ये जो समिति है आपकी, इस समिति के अंदर कितने सदस्य होंगे, तो ध्यान रखना इस समिति में 4 सदस्य होंगे। कई बार यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है और पिछले एग्जाम में पूछा हुआ भी है। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए समिति में कौन कौन होता है या कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 4 सदस्य होते हैं। इन 4 सदस्यों में एक तो कौन होता है आपका, इन 4 सदस्यों में एक तो होता है आपका अध्यक्ष। कौन होता है, इस समिति का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष, जो समिति नियुक्ति करेगी। और ये अध्यक्ष कौन होता है, ये सीएम होता है। जो भी राजस्थान का या उस राज्य का सीएम होगा, वही सीएम क्या होगा, इस समिति का अध्यक्ष होगा। ये समिति क्या करेगी, राज्यपाल को जो है आदेश देगी, यानी कि राज्यपाल इस समिति से सिफारिश लेगा। तो इस समिति में कौन कौन होते हैं, 4 सदस्यों में एक सदस्य हो गया आपके अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन होता है, सीएम होता है। इस अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य भी होते हैं। उन सदस्यों में एक होता है आपके विधानसभा का अध्यक्ष। एक सदस्य कौन होगा, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है आपके, वासुदेव देवनानी जी है, ध्यान रखना। तो ये दूसरा सदस्य भी हो गया। मैंने बताया ना टोटल 4 सदस्यों की समिति होती है, और इस समिति में भी अध्यक्ष आपका सीएम होता है, एक विधानसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, और एक कौन होना चाहिए साथियों, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता। जैसे वर्तमान में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता कौन है, जयराम जी है आपके, आपको पता है उन्होंने विधानसभा के अंदर जो है आपके वो मचा दिया था हड़कंप। तो वर्तमान में जो है, अच्छा, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, एक तो विधानसभा का अध्यक्ष होगा और एक विधानसभा प्रतिपक्ष नेता होगा। इस चीज से कंफ्यूज मत होना। प्रतिपक्ष नेता का मतलब क्या होता है, प्रतिपक्ष नेता का मतलब होता है जो पार्टी सत्ता में है उसके अगेंस्ट मेजोरिटी में दूसरी जो पार्टी है दूसरे नंबर पे, जैसे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे, तो उस पार्टी की तरफ से जो एक प्रतिनिधि बिठाया जाता है विधानसभा के अंदर, वो प्रतिपक्ष का नेता कहलाता है। तो एक विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता होगा, और एक कौन होगा, एक होगा आपके राज्य गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री।
अब आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, वर्तमान में राज्य गृह मंत्री कौन है, ये बात आप लोग मुझे सर्च करके गूगल पे और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करोगे, ठीक है। और जो साथी मुझे कमेंट में जवाब देंगे उन साथियों का कमेंट में नेक्स्ट जो आपके अधिकारों वाली क्लास करवाऊंगा उसमें जिन जिन का सही जवाब होगा उनके कमेंट को भी लेकर के आऊंगा, उनको धन्यवाद देने के लिए। तो ये जो राज्य गृह मंत्री है साथियों, ये भी होंगे। तो ये 4 सदस्यीय समिति में चारों सदस्य कौन कौन है ध्यान रख लेना। एक आपका मुख्यमंत्री होता है, एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है और एक आपका राज्य का गृह मंत्री होता है। ये 4 सदस्य होते हैं किस समिति में, जो समिति राज्यपाल को जो है आदेश देगी या राज्यपाल को बताएगी कि भाई साहब आपको किसको नियुक्त करना है। और धारा कौन सी है, तो धारा 22 है। धाराओं के बारे में भी टेंशन मत लेना, 21 से लेकर के 29 तक पूरी की पूरी धाराएं ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। लास्ट में जब सारी धाराएं आपको पढ़ा दूंगा केवल एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, एक लाइन लिखवाऊंगा और उस लाइन के थ्रू पूरी की पूरी धाराएं आपको याद हो जाएगी। तो धारा 21 में तो क्या है, गठन के बारे में है और धारा 22 में नियुक्ति के बारे में है। किसकी नियुक्ति, इसके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। कौन करेगा नियुक्ति, राज्यपाल करेगा खुद की इच्छा से, नहीं सर, फिर समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन होंगे, टोटल 4 लोग होंगे। उस समिति का एक अध्यक्ष होगा जो कि उस राज्य का सीएम रहेगा, वो उसका अध्यक्ष होगा। बाकी एक विधानसभा का अध्यक्ष, एक आपके प्रतिपक्ष का नेता और एक आपके गृह मंत्री। तो ये 4 लोग टोटल इस समिति के अंदर रहेंगे। ये वाली बात होती है आपके नियुक्ति की और धारा 22 के अंदर। इसके आगे बात करते हैं धारा 23 की। धारा 23 में क्या बात लिखी हुई है, धारा 23 में ये बात लिखी हुई कि आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का अगर उनको त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे और उनको अगर पद से हटाना है तो कौन हटा सकता है। तो त्याग पत्र तो ये किसको देंगे, त्याग पत्र तो क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल करता है तो त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। तो ये वाली बात छाप लो, त्याग पत्र तो देंगे किसको, राज्यपाल को। लेकिन इनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, तो पद से हटा इनको कौन सकता है, पद से हटा सकता है इनको केवल और केवल राष्ट्रपति। यहां पर थोड़ा सा लोचा है, राष्ट्रपति जो है वो इनको पद से हटा सकता है, राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता। यहां पर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ये वाली बात सही है क्या, तो गलत हो जाएगी बात। क्यों, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होते, राज्यपाल अपनी इच्छा से नहीं हटा सकता उनको पद से हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास में होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति भी किस आधार पर हटा सकता है, तो इसके बारे में 4 आधार दिए हुए कि या तो अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया घोषित कर दिया गया उनको, या फिर कदाचार के आधार पर कि उनका व्यवहार सही ना हो, वो कदाचार कर रहे हो, या असमर्थता कि अब वो समर्थ नहीं है इस जिम्मेदारी को निभाने में, या फिर लाभ का पद धारण करना, कोई और दूसरा लाभ का पद धारण कर लेंगे तो राष्ट्रपति उनको इस पद से हटा सकता है। लाभ का पद धारण करने का मतलब ऐसा पद जिसके ऊपर आपकी सरकार उनको सैलरी देती है, तनख्वाह देती है, वो वाला पद लाभ का पद कहलाता है। तो इन 4 आधार पर राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। और पद से हटाना या त्यागपत्र देने का उल्लेख कौन सी धारा में है, तो धारा 23 के अंदर है। एग्जामिनर सीधा सीधा पूछता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन सी धारा में उल्लेखित है, धारा 22 के अंदर नियुक्ति उल्लेखित है। धारा 23 में क्या उल्लेखित है, तो धारा 23 में कहा हुआ है त्यागपत्र देगा या फिर उनको पद से हटाया जाएगा। चलो आगे देखो धारा 24 के बारे में। धारा 24 में क्या बात लिखी हुई है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा कार्यकाल या तो होगा 3 वर्ष या फिर होगा 70 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले होगा वो कार्यकाल माना जाएगा। लेट सपोज 2025 के अंदर कोई आपका इसका अध्यक्ष बनता है तो या तो वो 3 साल तक रहेगा और 3 साल पहले भी हट सकता है क्या, तो 3 साल से पहले मान लो उसकी उम्र 70 वर्ष हो गई कि वो 2 साल ही काम करे, 70 साल का हो गया तो फिर 70 वर्ष का होने के बाद में भी उसको पद से हटना पड़ेगा। और अच्छा कार्यकाल तो ये 370 होता है, लेकिन ये त्यागपत्र किसको देगा, त्यागपत्र दे सकता है राज्यपाल को और इनको पद से हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। अच्छा यहां पे एक बात और ध्यान रखना, जो एक बार अगर इसका अध्यक्ष या सदस्य बन गया है वो दोबारा भी इसका अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। और ये वाली बात भी कहां पे लिखी हुई है, इसी अधिनियम के अंदर लिखी हुई है। और कब लिखी गई थी, उनकी पुनर्नियुक्ति के बारे में एग्जामिनर यहां से सवाल पूछता है, ये नोट छाप करके रख लो। अच्छा इस नोट से पहले एक बात और ध्यान रख लो कि ये जो 370 है ना कार्यकाल की उम्र या कार्यकाल के बारे में बताया हुआ 370 है, ये 370 कब से है, ये 370 2019 के बाद से है। 2019 से पहले कितना हुआ करता था, 2019 से पहले 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष हुआ करता था, या तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष। लेकिन इसके अंदर बदलाव कर दिया गया कब, साल 2019 में जो संशोधन करा था उस 2019 वाले संशोधन के अंदर ये वाली बात बोली गई कि इसके जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 साल या फिर 70 साल होगा। 2019 से पहले उनका कार्यकाल 5 वर्ष 70 वर्ष हुआ करता था, ये बात ध्यान रहेगी। और 2019 वाले संशोधन के अंदर ही एक बात बोली गई थी कि इसके अध्यक्ष या सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। क्या की जा सकती है, पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। तो पुनर्नियुक्ति वाला कॉन्सेप्ट भी कब आया था, 2019 वाले संशोधन से ही आया था, ये बात भी ध्यान रखना है।
2019 से पहले पुनर्नियुक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं था कि एक बार जो अध्यक्ष या सदस्य बन गया दोबारा भी बन सकता है क्या, उसके बारे में कुछ उल्लेख नहीं था। लेकिन 2019 में बोल दिया कि इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, यानी एक बार जो अध्यक्ष रह गया वो दोबारा भी अध्यक्ष बन सकता है, बशर्ते उसकी उम्र 70 साल ना हुई हो। चलो, तो ये धारा 24 की बात है। धारा 24 में आपके कार्यकाल मेंशन है। आगे धारा 25 की बात करें साथियों, 25 में ये लिखा हुआ है कि अगर अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो उस खाली हुए पद के ऊपर जो है सदस्यों में से किसी ना किसी को अध्यक्ष बना देगा, और वो अध्यक्ष बनाने का अधिकार किसके पास होगा, तो राज्यपाल के पास होगा। क्या लिखा हुआ है कि अध्यक्ष का पद खाली हो जाने पर सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, यानी कि अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यहां पे मैं लिख रहा हूं शॉर्ट के अंदर, अध्यक्ष का जो पद खाली हो जाएगा या अध्यक्ष जब अनुपस्थित होगा तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या होगा, इसके कार्यों का निर्वहन, अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन। इस कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, इन कार्यों का निर्वहन उसका कोई ना कोई सदस्य करेगा, निर्वहन। ठीक है, और ये बात कहां पर लिखी हुई है, तो ये वाली बात लिखी हुई है आपकी धारा 25 के अंदर। और कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, अन्य कोई सदस्य कर सकता है, और उस सदस्य को ये कार्यों का निर्वहन करने के लिए कौन बोलेगा, तो राज्यपाल एक अधिसूचना जारी करेगा। कार्यों का निर्वहन करने के लिए भी कौन, राज्यपाल जो है क्या करेगा, एक अधिसूचना जारी करेगा। ये वाली बात भी लिख लो, राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी, राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करके। यहां से भी स्टेटमेंट बना करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो राज्यपाल जो अधिसूचना जारी करेगा उसमें बोलेगा कि ये वाला सदस्य अध्यक्ष का काम करेगा या अध्यक्ष के पद पर बैठेगा। जैसे अभी रामचंद्र सिंह झाला साहब को आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, जब तक अध्यक्ष नहीं था तब तक, तो उनके लिए किसने बोला था, उनके लिए आपके जो वर्तमान में हरिभाऊ किशनराव वागड़े साहब है, उन्होंने, वो कौन है वर्तमान में, राज्यपाल है राजस्थान के, तो उनके द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सदस्य को अध्यक्ष के पद पर बिठाया गया, जिसको अपन एक्शनरी चेयरमैन या फिर कार्यवाहक अध्यक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो धारा 25 के अंदर क्या बात लिखी हुई है, अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन। इतना सा ध्यान रख लो कि अध्यक्ष का पद खाली होने पर उस अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कोई ना कोई सदस्य करेगा, और ये वाली बात भी राज्यपाल के पास अधिकार होता है, वो अधिसूचना जारी करके बताता है। धारा 26 में क्या बात लिखी हुई है, धारा 26 में बात लिखी हुई है इनके वेतन भत्ते एवं शर्तों के बारे में, कि अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन कितना मिलेगा, इनको भत्ते कौन कौन से मिलेंगे, और इनके ऊपर क्या क्या शर्तें होगी उन वेतन और भत्तों को बढ़ाने के बारे में। तो देखो, निर्धारण जो है वेतन और भत्तों का कौन करता है, राज्य सरकार करती है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, राज्य की जो संचित निधि है, उस संचित निधि से इसके अध्यक्ष और सदस्यों को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। अब यहां से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वेतन होता कितना है, किसका, अध्यक्ष और सदस्यों का। तो वेतन होता कितना है, इस बारे में अगर बात करें साथियों, तो आ जाओ अपन दोनों की दोनों बातें डिस्कस कर लेते हैं। वेतन में एक तो सदस्यों का वेतन कितना होगा और एक अध्यक्ष का वेतन कितना होगा, ये दोनों ही बात जान लेते हैं। तो जो अध्यक्ष है साथियों, उस अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, उसका वेतन होता है 2.75 लाख, सॉरी कितना होता है, 2.5 लाख वेतन होता है, 2.50 लाख। 2.50 लाख का मतलब क्या हो गया, 2,50,000 वेतन होता है अध्यक्ष का, और उसके जो अन्य दो सदस्य होंगे उन सदस्यों का वेतन कितना होगा, उनका वेतन होगा 2.25 लाख, यानी कि 2.25 लाख रुपए। तो वेतन कितना मिलता है, पहली बात तो वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से, ये बात कहां लिखी हुई है, धारा 26 के अंदर लिखी हुई है। और वेतन अध्यक्ष को कितना मिलेगा, तो अध्यक्ष को 2.5 लाख का वेतन मिलता है और सदस्यों को 2.25 लाख यानी कि 2.25 लाख का वेतन मिलता है। अच्छा, अध्यक्ष को जो वेतन मिलता है ना साथियों, ये बात ध्यान रखना, ये बात भी यहां पर लिखी हुई है कि अध्यक्ष का वेतन जो होता है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान। ये वाली बात भी लिख लो, कई बार ये भी पूछ लेता है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का वेतन कितना होगा, उसमें स्टेटमेंट दे देता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान तो वेतन होता है अध्यक्ष का, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन होता है सदस्यों का। तो सदस्यों के बारे में ध्यान रख लो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। न्यायाधीश में और मुख्य न्यायाधीश में क्या फर्क होता है, ये तो जानते हो ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। न्यायाधीश का वेतन तो कितना होता है, 2.25 लाख होता है, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, जिसको अपन चीफ जस्टिस बोलते हैं, उसका वेतन 2.5 लाख होता है। तो उतना ही वेतन आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का होगा, और जितना न्यायाधीश का वेतन होता है उतना ही वेतन मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का होगा। और वेतन कहां से मिलेगा, राज्य की संचित निधि से। वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो राज्य सरकार ही निर्धारण करती है, ध्यान रखना। कह सकता है कि वेतन का निर्धारण राज्यपाल करेगा, नहीं साहब, राज्य सरकार करेगी, मंत्रिमंडल जो है वो आपके इसके वेतन का निर्धारण करेगी, ना राज्यपाल करेगा ना राष्ट्रपति करेगा, राज्य सरकार करेगी, और राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाएगा।
आगे बात आती साथियों धारा 27 की। धारा 26 अपन ने पढ़ ली, 26 में वेतन भत्ते एवं शर्तें हैं। 27 में क्या है, आयोग के अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी। कि इस आयोग के अंदर अपन ने ये तो बात जान ली कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, लेकिन ये एक अध्यक्ष और 2 सदस्य मिलकर के सारा काम कर लेंगे क्या? इन 3 लोगों से तो सारा काम नहीं होगा, ये 3 लोग तो ऊपर कमांड करने का काम करेंगे। फिर इनके पास पूरी की पूरी एक टीम होगी और इनकी उस टीम में कौन कौन से अधिकारी और कौन कौन से कर्मचारी शामिल होंगे उसके बारे में लिखा हुआ आपकी धारा 27 के अंदर। ठीक है, अच्छा उस टीम में कौन कौन हो सकते हैं, यहां से भी सवाल पूछा हुआ पिछली बार एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं आपको ये बता सकता हूं। तो उस टीम में अधिकारी कौन कौन हो सकते हैं, कर्मचारी कौन कौन हो सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है धारा 27 में कि एक तो इनकी टीम के अंदर सचिव होगा। कौन होगा, सचिव होगा। और इस सचिव के बारे में लिखी हुई है जो राज्य सरकार के सचिव के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। यानी कि जो राज्य सरकार के, आपको पता है वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, सुधांशु जी है आपके वर्तमान में मुख्य सचिव। तो उस सचिव के पद से नीचे के पद पर नहीं रहा होना चाहिए, या तो सचिव रहा हुआ हो किसी भी राज्य सरकार का, वो ही क्या रह सकता है, सचिव रह सकता है इन अधिकारियों के अंदर। तो एक तो होगा आपके कौन, सचिव। दूसरी बात बोली है महानिरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी और उसके अधीन पुलिस और अन्य अन्वेषण कार्यकर्ता भी होंगे। यानी कि महानिरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी भी होगा। ये मैं बात कर रहा हूं साथियों इस धारा 27 के अंदर इसके जो मुख्य अधिकारी और कर्मचारी होंगे, और ये अधिकारी और कर्मचारी क्या करते हैं, ये जांच समिति बनाते हैं। क्या करते हैं, ये जांच समिति बनाते हैं। जांच समिति का मतलब, अब मान लो कि मानवाधिकार आयोग को लगा कि भाई साहब किसी ना किसी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर या किसी ना किसी कार्यालय के अंदर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो स्वेच्छा से जाकर के वहां पर जांच कर सकता है। अब जांच करने के लिए टीम तो होनी चाहिए ना इनके पास, तो उस टीम में कौन कौन हो सकते हैं, उस टीम में एक तो सचिव होगा। उस सचिव के बारे में ध्यान रखना, ये सचिव कौन हो सकता है, जो राज्य सरकार के सचिव के पद पर रह चुका हो, उससे नीचे का अध्यक्ष जो है सचिव नहीं हो सकता। दूसरा अधिकारी कौन होगा, महानिरीक्षक रैंक पर रहा हुआ अधिकारी होना चाहिए। यानी कि पुलिस महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी है वो इसके अंदर अधिकारी के तौर पर काम करेगा। उसके अधीन और पुलिस और अन्य अन्वेषणकर्ता भी होते हैं। इसके अलावा अन्य आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ भी होता है इनके पास। यानी कि किसी तरह की मान लो डीएनए की जांच करनी हो तो वैज्ञानिक स्टाफ की जरूरत पड़ती है, कोई टेक्निकलिटी चेक करनी हो तो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, वहां पर इनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है, प्रशासनिक स्टाफ की, तो वो भी होते हैं। इसके अलावा आगे बोल रहा है राज्य आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, और ये वाली बात लिखी हुई धारा 28 के अंदर। तो 27 के अंदर तो क्या बात है, 27 में अंदर ये बात है कि इसकी जो जांच समिति, उस जांच समिति में अधिकारी कौन कौन होंगे। अधिकारी से ध्यान रख लेना कि अधिकारी कौन कौन होंगे, एक तो सचिव होगा और एक महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होगा। क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा हुआ पिछली बार कि इनकी जो जांच समिति होती है उसका अधिकारी कौन हो सकता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महानिरीक्षक रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए। महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होगा या तो खुद या फिर उसका सचिव जो बन सकता है वो सचिव के पद पर रह चुका हो। और धारा 28 के अंदर बात लिखी हुई है कि ये जो मानवाधिकार आयोग है ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है साथियों राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, और राज्य सरकार को भी कहां पर, विधानमंडल के अंदर। अपने राजस्थान में तो जैसे विधानमंडल में केवल विधानसभा ही है, वैसे विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही है। तो जो जिस राज्य की विधानमंडल है उस विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है इसकी वार्षिक रिपोर्ट। यहां से भी पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा, राज्यपाल को देगा या राष्ट्रपति को देगा या फिर केंद्र सरकार को देगा। तो ध्यान रखना राज्य मानवाधिकार आयोग जो कुछ भी उसको जांच करनी होगी सारी की सारी जांच करके जो भी उसको रिपोर्ट सौंपनी होगी वो राज्य सरकार को सौंपेगा। अब आगे सरकार पर डिपेंड करता है, राज्य सरकार पर, कि उस रिपोर्ट के ऊपर कैसा एक्शन लेती है। एक्शन ये नहीं ले सकता, ये केवल जांच कर सकता है ना, आगे से जाकर के जांच कर सकता है, लेकिन सजा किसी को भी नहीं दे सकता ये वाला आयोग। क्यों, क्योंकि ये केवल और केवल सलाहकारी आयोग है। ये जांच करके बता सकता है, राज्य सरकार को सलाह दे सकता है कि ये वाली गड़बड़ हुई है, इनके ऊपर आप प्रॉपर एक्शन ले लो। ठीक है, तो जो है राज्य सरकार को विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी इसकी वार्षिक रिपोर्ट। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख कौन सी धारा में है, तो ध्यान रखना धारा 28 के अंदर वार्षिक रिपोर्ट के बारे में उल्लेख है। लास्ट धारा कौन सी बच गई 28 के बाद में, धारा 29। और धारा 29 में क्या बात लिखी हुई है कि जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग है, उस आयोग के लिए जो जो प्रावधान किए गए हैं, जो जो उपबंध किए गए हैं, वो सारे के सारे उपबंध राज्य के आयोग पर भी लागू होंगे। यानी कि जो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसके उपबंधों का राज्य आयोग पर लागू होना। अब यहां से एग्जामिनर साफ साफ आपसे सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उपबंधों का राज्य मानवाधिकार आयोग पर लागू होना कौन सी धारा में उल्लेखित है, तो ध्यान रखना धारा 29 के अंदर उल्लेखित है। तो यहां पर आपकी धारा 21 से लेकर के 29 तक पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अंदर अपन ने कार्यकाल भी जान लिया, इसकी संरचना भी जान ली, और नियुक्ति कौन करेगा ये भी जान लिया। सारी की सारी बातें यहां पर डिस्कस हो चुकी है।
अब इन 29 की 29 धाराओं को आपको क्या करना है, याद करना है, और वो याद मैं करवा देता हूं आपको। ये 29 की 29 धाराएं कैसे याद होगी, आ जाओ। केवल एक स्टेटमेंट अपन को लिखना है इसके अंदर। देखो मात्र एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, और ये एक लाइन लिखने से पहले मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान रखना, एक लड़की है जिसका नाम है गणित्या। क्या नाम है, गणित्या नाम की एक लड़की है। गणित्या जो है अपने कार्य का निर्वहन वेतन लेकर के करती है, यानी कि कोई सा भी काम करेगी तो क्या करेगी, वेतन तो लेगी। गणित्या अपने कार्य का निर्वहन वेतन लेकर के करती है, और वो जो अधिकारियों की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट किसको सौंपती है, एनएचआरसी को सौंपती है। ये वाली बात आपको एक ध्यान रखनी है। क्या, गणित्या नाम की एक लड़की है। कौन लड़की है, गणित्या। तो गणित्या क्या करती है, गणित्या अपने कार्य का निर्वहन क्या करती है, कार्य का निर्वहन तो करेगी, लेकिन कार्य का निर्वहन कैसे करेगी, कार्य का निर्वहन वेतन लेकर करती है, वेतन लेकर करती है, वेतन लेकर करती है। चलो मैं पूरा स्टेटमेंट ही लिख देता हूं। गणित्या अपने कार्य का निर्वहन वेतन लेकर करती है, और ये जो कार्य करती है उस कार्य में क्या करती है, ये अधिकारी की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, उस अधिकारी की वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपती है, अधिकारी की वार्षिक रिपोर्ट एनएचआरसी को सौंपती है, एनएचआरसी को सौंपती है। बस ये वाली एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, यहां से सारी की सारी धाराएं आपको याद हो जाएगी। देखो आओ, गे से आप ध्यान रखोगे गठन, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का उल्लेख कहां पर है, वो धारा 21 के अंदर है। दूसरी बात, नी से आप ध्यान रखोगे क्या, नियुक्ति। नी से क्या ध्यान रखोगे, नियुक्ति, और नियुक्ति का उल्लेख कौन सी धारा में है, तो धारा 22 के अंदर नियुक्ति है। त्याग से क्या ध्यान रखोगे, त्याग से ध्यान रखोगे त्याग पत्र, यानी कि अध्यक्ष और सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। ये वाली बात 22 के बाद में धारा 23 के अंदर उल्लेखित है। अच्छा, फिर धारा 24 के अंदर क्या है, कहां से आप ध्यान रखोगे, कार्यकाल। क्या ध्यान रखोगे, कार्यकाल। तो कार्यकाल किसके अंदर मेंशन है, कार्यकाल कितना होगा, 370 होगा, कार्यकाल मेंशन है आपका धारा 24 के अंदर। अब आगे क्या बच गई, धारा 25, 26, 27, 28 और 29। तो आगे आ जाओ, देखो इससे कार्य से ध्यान रख लिया, कार्यकाल, ठीक है। और कार्य का निर्वहन, निर्वहन से मतलब क्या है कि अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कौन कर सकता है, सदस्य कर सकता है। तो अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन सदस्य करेगा, ये वाला धारा 25 के अंदर बात उल्लेखित है, ठीक है। और धारा 26 में क्या है, धारा 26 में वेतन के बारे में है, धारा 26 में वेतन के बारे में है। धारा 27 में क्या है, धारा 27 के अंदर क्या है साथियों, धारा 27 में है कि इसके अधिकारी कौन कौन होंगे, जो इसकी जांच समिति होगी उसमें कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी होंगे। और धारा 28 के अंदर इसकी वार्षिक रिपोर्ट के बारे में है। धारा 28 में क्या है, वार्षिक रिपोर्ट। और धारा 29 में क्या है, धारा 29 में है कि जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके लिए जो उपबंध है वो सारे के सारे उपबंध राज्य के मानवाधिकार आयोग पर भी लागू होंगे। तो देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 पूरी की पूरी धाराएं सीक्वेंस से याद हो गई। बस एक लाइन याद रखनी है, गणित्या अपने कार्य का निर्वहन वेतन लेकर करती है। क्या करती है, गणित्या अपने कार्य का निर्वहन वेतन लेकर के करती है, और अधिकारी की रिपोर्ट जो है किसको सौंपती है, एनएचआरसी को सौंपती है। तो ये वाली बस एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब आगे बढ़े। यहां से पूरी की पूरी 29 की 29 धाराएं आपको याद हो जानी चाहिए। तो धारा 29 में क्या था कि नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है उसके ऊपर जो भी उपबंध लागू होंगे वो सारे के सारे उपबंध राज्य आयोग पर भी लागू होंगे। इसके अलावा साथियों 3 धाराएं और इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये धाराएं भी मैंने आपको बताया था टोटल 8 अध्याय है, 8 अध्यायों में टोटल 45 धाराएं हैं। इन 45 धाराओं में से धारा 21 से लेकर 29 तक तो जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में उल्लेख है, और एक धारा है आपकी 33 और एक धारा है 35। 33 नंबर धारा में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार जो है अपना अनुदान देगी, राज्य सरकार पैसा देगी किसको, मानवाधिकार आयोग को काम करने के लिए। तो यहां से सवाल पूछा हुआ पिछली बार कि राज्य सरकार जो अपना अनुदान या पैसा मानवाधिकार आयोग को कौन सी धारा के तहत देती है, धारा 33 के तहत देती है, क्योंकि राज्य सरकार के बारे में उल्लेख है इसलिए ये वाली ध्यान रखना। और एक राज्य आयोग के लेखा और ऑडिट के बारे में उल्लेख कौन सी धारा में है, वो है धारा 35 के अंदर। तो धारा 33 और 35 ये भी आपको ध्यान रखनी है। 21 से लेकर 29 तक धाराएं मैंने आपको याद करवा दी, 21 से 29 तक इनमें और जोड़ लो एक धारा 33 और एक है आपकी धारा 35। 33 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार अनुदान देगी मानवाधिकार आयोग को, और 35 में लिखा हुआ है कि इस आयोग का जो साथियों लेखा और ऑडिट है उसके बारे में उल्लेख किया हुआ है।
अब आ जाओ, इस आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है, उनके बारे में जान लेते हैं। कार्य क्या क्या है? मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, यानी कि मानवाधिकारों का कहीं पर उल्लंघन होता है उसकी जांच कर सकता है, ये जांच कर सकता है स्वतः संज्ञान लेकर। ध्यान रखना, इसको किसी के कहने की जरूरत नहीं, खुद अपनी इच्छा से जांच कर सकता है, या पीड़ित व्यक्ति के कहने पर जांच कर सकता है, या कोई पीड़ित व्यक्ति है उसका प्रतिनिधि आकर के याचिका प्रस्तुत करता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या लोक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की शिकायतों की जांच करना। जांच स्वतः भी कर सकता है, पीड़ित आकर के शिकायत करेगा या पीड़ित के प्रतिनिधि आकर के शिकायत करेंगे कि भाई साहब हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये जांच स्वतः संज्ञान लेकर के भी कर सकता है। दूसरी बात, न्यायालय कार्यवाहियों में हस्तक्षेप। अब देखो, यहां से स्टेटमेंट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मानवाधिकार आयोग जो है न्यायालय की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं। तो ध्यान रखना, हस्तक्षेप तो कर सकता है, लेकिन हस्तक्षेप करने के लिए भी न्यायालय की परमिशन इसको लेनी पड़ेगी। कैसे कि न्यायालय कार्यवाही में हस्तक्षेप कैसे करेगा? किसी न्यायालय में लंबित अगर कोई मामला है मानवाधिकार उल्लंघन का, तो उससे संबंधित कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। अब मैंने देखो इसको स्पेशली हाईलाइट किया है, उस न्यायालय की अनुमति से, यानी कि न्यायालय की जो कार्यवाही चल रही होती है उस कार्यवाही में हस्तक्षेप भी अपने आप जाकर के नहीं करेगा, उस न्यायालय से पहले परमिशन लेगा कि हमारे पास ऐसी शिकायत आई है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामला है जो आपके पास लंबित पड़ा है, तो इस मामले में हम छेड़खानी कर सकते हैं क्या, इसकी हमें परमिशन देते हो क्या? न्यायालय परमिशन देगा तो उस मामले के साथ छेड़खानी कर सकता है कौन? मानवाधिकार आयोग। अगली बात, जेल और संस्थानों का निरीक्षण, यानी जितने भी जेल है और जो भी संस्थान है उनका निरीक्षण भी ये कर सकता है। राज्य सरकार को नियंत्रणाधीन, यानी राज्य सरकार के नियंत्रण में जितने भी जेल और संस्थान हैं उनका निरीक्षण करके वहां के निवासियों की जीवन परिस्थितियों का अध्ययन करना और सुधार हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करना। यानी कि खुद की इच्छा से जा सकता है किसी भी जेल में। इनकी जो जांच कमेटी है, मैंने आपको बताया जांच कमेटी में एक सचिव होता है, एक आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आपके जो मुख्य नियंत्रण अधिकारी होता है, वो सारे के सारे जाकर के क्या जांच कर सकते हैं किसी भी जेल की या फिर किसी भी संस्थान की। जांच करके रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे सरकार को कि भाई साहब यहां पर आपको सुधार करने की आवश्यकता है। अगला, संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा, यानी कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा कर सकता है। संविधान या अन्य कानूनों द्वारा मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना, यानी कि सिफारिश ही कर सकता है, सजा खुद नहीं दे सकता है। अगली बात है मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता, यानी कि मानवाधिकारों से संबंधित जनता को ये शिक्षा भी दे सकता है और जनमानस में जागरूकता भी फैला सकता है, ये वाला भी इसका कार्य है। समाज के विभिन्न वर्गों में मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना, प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों आदि के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यानी कि लोगों को जागरूक कर सकता है कि ये आपके मानवाधिकार है और इनका हनन नहीं होना चाहिए, हनन होता है तो आप इस तरीके से एक्शन ले सकते हो। गैर सरकारी संगठनों का प्रोत्साहन, यानी कि जो सरकारी संगठन नहीं है लेकिन मानवाधिकार आयोगों के बारे में जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित भी कर सकता है। मानवाधिकार क्षेत्र में जो भी कार्यरत गैर सरकारी संगठन है और संस्था है उनके प्रयासों को यह प्रोत्साहित भी करता है। तो ये सारे के सारे इसके कार्य थे। इसकी कुछ सीमाएं हैं, क्या क्या सीमाएं हैं कि आयोग जो एक तो सेना, श्रम या फिर औद्योगिक विवादों से संबंधित मामलों की जांच नहीं करता है। ध्यान रख लेना, तीनों को छाप के रख लेना, एक तो सेना के बारे में ये जांच नहीं करेगा, एक श्रम यानी कि श्रम से संबंधित, लेबर से संबंधित, और एक औद्योगिक विवादों से संबंधित जांच ये नहीं करेगा। ये वाली बात ध्यान रखना स्पेशली, ये इसकी सीमाएं हैं। दूसरी बात, 1 वर्ष से अधिक पुराने जो मामले हैं उन मामलों की जांच भी ये नहीं करेगा। एग्जामिनर साफ साफ पूछता है कितनी साल से पुराने मामलों की जांच मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता? 1 साल से पुराने मामलों की जांच मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता। तीसरी बात, न्यायालय में लंबित या विचाराधीन मामलों की जांच बिना न्यायालय की पूर्वानुमति के नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायालय के अंदर कोई मामला लंबित पड़ा है तो उसमें हस्तक्षेप तो कर सकता है, लेकिन हस्तक्षेप कैसे करेगा? न्यायालय की परमिशन से ही करेगा, बिना न्यायालय की परमिशन के ये काम नहीं कर सकता। तो ये इसकी 3 सीमाएं हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये वाली जो स्लाइड है यहां पर मैं आपको क्या करने वाला हूं, रिवीजन करवाने वाला हूं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। इससे पहले आपको पता है मैंने आपको 3 आयोग पढ़ा दिए हैं, कौन कौन सा? आपको एक तो आरपीएससी पढ़ा दिया, एक आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ा दिया, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ा दिया, और चौथा अपना हो गया कौन सा? मानवाधिकार आयोग। तो इनके बारे में हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपने पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल पूछे हुए, देखो सेकंड ग्रेड में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, राजस्थान पुलिस में, द्वितीय श्रेणी शिक्षक में, इतने सारे एग्जाम में ये वाला सवाल पूछा हुआ है। ये सारे के सारे पीवाईक्यू भी अपन डिस्कस करेंगे। तो 2 मिनट आ जाओ, पहले हल्का सा रिवीजन करवा देता हूं। रिवीजन में देखो, सबसे पहले आयोग की बात करें तो सबसे पहला आयोग आपके सामने है कौन सा? आरपीएससी। आरपीएससी का मतलब है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। कौन सा आयोग? राजस्थान लोक सेवा आयोग। सबसे पहले देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना कब होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 22 दिसंबर 1949 को। डेट ध्यान रखना, 22 दिसंबर
1949 को स्थापना होती है आपकी किसकी, आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की। मुख्यालय कहां पर है इसका, हेडक्वार्टर कहां पर है आरपीएससी का, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय आपका अजमेर के अंदर, ये ध्यान रखना। कहां पर है आरपीएससी का मुख्यालय, अजमेर के अंदर है। अरे भाई आप आरएस के इंटरव्यू देने के लिए या एसआई के इंटरव्यू देने के लिए कहां आते हो, अजमेर आते हो। संरचना कैसी है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 1+7, यानी कि एक तो अध्यक्ष होगा और 7 इसमें क्या होंगे, सदस्य। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कार्यवाहक अध्यक्ष है कैलाश चंद्र मीणा, सचिव कौन है, रामनिवास मेहता। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में भी ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष का नाम था आपके एस.के. घोष। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एस.के. घोष। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा है, लेकिन कैलाश चंद्र मीणा कैसे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष है। तो कैलाश चंद्र मीणा के बारे में ध्यान रख सकते हो, ये कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये एक्शनरी आपके जो है चेयरमैन है, ठीक है। इनसे पहले संजय कुमार श्रोत्री हुआ करते थे। कार्यकाल कितना होता है इसका, तो ये भी ध्यान रखना, इसके कार्यकाल होता है साथियों या तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, या तो 6 साल का या 62 साल का, जो भी पहले होगा। विशेष बात में एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग है, तो कैसा आयोग है, संवैधानिक आयोग है और बहुसदस्यीय आयोग है, यानी एक से ज्यादा सदस्य इसके अंदर होते हैं। और संविधान में उल्लेख कहां पर है, तो संविधान में अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख है। कहां से कहां तक, 315 से 323 तक। इन अनुच्छेदों के अलावा एक अनुच्छेद और ध्यान रखना, अनुच्छेद नंबर 16, और एक अनुच्छेद है आपका कौन सा, 246 नंबर के करीब। तो अनुच्छेद 16 के अंदर क्या बात लिखी हुई है, अनुच्छेद 16 के अंदर तो ये बात लिखी हुई है कि भाई साहब जो है आपके आरपीएससी है, ये क्या दे सकता है, आरक्षण भी दे सकता है। किसको, जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे नौकरी लगने के लिए, उन लोगों को ये आरक्षण भी दे सकता है। और एक बात लिखी हुई है आपके अनुच्छेद नंबर 234, 234 जो अनुच्छेद है, इसमें ये बात लिखी हुई है कि जो न्यायिक सेवाएं होती है, जैसे आपके आरजेएस का एग्जाम करवाया जाता है, आरएस वैसे आपके आरएस आरपीएस इस प्रकार से बनते हैं। आरजेएस जो होता है राजस्थान जुडिशरी सर्विस, उसके लिए भी ये क्या करवा सकता है, एग्जाम करवा सकता है और भर्ती करवा सकता है। तो ये आपके आरपीएससी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात साथियों, दूसरा आयोग अपन ने पढ़ा था राजस्थान फाइनेंस कमीशन या फिर राजस्थान इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं पहले। स्टेट इलेक्शन कमीशन या राजस्थान इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है साथियों, इस इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की जाती है, तो इसकी स्थापना ध्यान रखना 1 जुलाई 1994 को की जाती है। कब, 1 जुलाई 1994 को इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है आपका जयपुर के अंदर। और इसकी संरचना की बात करें साथियों, तो जो इलेक्शन कमीशन है, ध्यान रखना, एक तो आपका निर्वाचन आयोग है और एक वित्त आयोग है, 2 आयोग है। इनमें से एक आयोग आपका एक सदस्यीय आयोग है और एक आयोग आपका बहुसदस्यीय आयोग है। तो जो आपका इलेक्शन कमीशन है साथियों, इस इलेक्शन कमीशन के अंदर मात्र एक ही सदस्य होता है। कितने सदस्य होते हैं, मात्र एक ही सदस्य होता है, यानी कि ये एक सदस्यीय आयोग है, एक सदस्यीय आयोग है। और ये एक सदस्य कौन होता है, ये एक सदस्य जो होता है इसका अध्यक्ष ही होता है। आपसे पूछे प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष थे आपके अमर सिंह राठौड़, ध्यान रखना कौन थे, अमर सिंह राठौड़। ये रिवीजन हो रहा है आपकी पिछली क्लासों का, ठीक है। ये शॉर्ट रिवीजन मैं आपको करवाते चलूंगा हर क्लास के अंदर, ताकि पिछली चीजें आपको याद होती रहे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष इसके आपके राजस्थान इलेक्शन कमीशन के तो आपको पता ही है, मधुकर गुप्ता। कौन है, मधुकर गुप्ता वर्तमान में अध्यक्ष है किसके, राजस्थान इलेक्शन कमीशन के। और इसके अंदर साथियों क्या होता है, इनकी 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 5-65 जो है इनकी कार्यकाल होता है अध्यक्ष और सदस्यों का। और अनुच्छेद की बात करें तो ये संवैधानिक आयोग है। कौन कौन से अनुच्छेद, एक तो 243 के और दूसरा 243 जेड ए, ठीक है। ये 2 अनुच्छेद है। 243 के में तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए इलेक्शन कमीशन होगा, 243 जेड ए के अंदर नगरीय स्वशासन के लिए क्या होगा, आपके जो है इलेक्शन कमीशन होगा। अगली बात करें साथियों इलेक्शन कमीशन के बाद में आपका कौन सा कमीशन आता है, तीसरे नंबर पे आता है आपका, रुक जा रहे यार, थोड़ा बोर्ड भी देखो धोखा दे रहा है आज। तीसरे नंबर पे आता है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, राजस्थान वित्त आयोग। और ये जो राजस्थान वित्त आयोग है साथियों, इसके अगर आपको पूछे स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 24 अप्रैल 1994 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 24 अप्रैल 1994। इसका भी मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय इसका भी जयपुर में है। इसमें जो है संरचना कैसी होती है, तो 1+4 यानी कि एक सदस्य होगा और अधिकतम 4 इसमें क्या हो सकते हैं, एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य हो सकते हैं। प्रथम जो इसका अध्यक्ष था साथियों वो कौन था, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, 2 बातें हैं आपके सामने। तो प्रथम अध्यक्ष तो इसके कौन थे, प्रथम अध्यक्ष इसके थे आपके कृष्ण कुमार गोयल, जिनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, के गोयल बोला जाता है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष आपके इसके साथियों प्रद्युमन सिंह है।
कौन है? प्रद्युमन सिंह, ये भी ध्यान रखना है, प्रद्युमन सिंह। और कार्यकाल कितना होता है? तो मात्र 5 वर्ष कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद की बात करें तो 2 अनुच्छेद ध्यान रख लेना, एक है अनुच्छेद 243 आई और दूसरा है अनुच्छेद 243 वाई। आई और वाई के अंदर, आई के अंदर तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए आपके फाइनेंस कमीशन होगा और वाई के अंदर नगरीय स्वशासन के लिए फाइनेंस कमीशन होगा, ये वाली बात लिखी हुई है। और चौथा आयोग आ गया अपना कौन सा? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसका भी वापस से रिवीजन करवा देता हूं, SHRC लिख देता हूं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और ये जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना 18 जनवरी 1999, ठीक है, 1999 के अंदर 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना हो जाती है। हेडक्वार्टर कहां पर है? अभी अभी बता चुका हूं, हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर है। 1+2 का इसमें कॉन्सेप्ट है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। और प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांता भटनागर, सुश्री कांता भटनागर इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये भी आपको बता चुका हूं। कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? वर्तमान में साथियों आपका कौन है ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी। तो गंगाराम मूलचंदानी इसके वर्तमान में अध्यक्ष भी है। और अगर कार्यकाल की बात करें तो या तो 3 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले होगा। और अनुच्छेद इसके अंदर है नहीं, फिर क्या है? फिर इसके अंदर धारा है। कौन सी धारा है? धारा 21 से लेकर के धारा 29 तक। और कौन सा अध्याय है इसके अंदर? तो इसमें अध्याय ध्यान रखना, अध्याय 5, अध्याय 5 की धारा 21 से 29। ये वाला जो चार्ट है साथियों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट के अंदर आपको मैंने रिवीजन करवा दिया है। शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हो हर एक आयोग के, वो बता दिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है। स्थापना कब हुई? पूछा ही पूछा जाता है, स्टेटमेंट के अंदर दे देगा, सही कथन गलत में दे देगा। मुख्यालय कहां पर है ये भी पूछ सकता है। संरचना कैसी होती है, कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं। ध्यान रखना अभी तक जितने पढ़े उसमें केवल और केवल राजस्थान इलेक्शन कमीशन है, ये 1 सदस्यीय आयोग होता है। या फिर जो लोकायुक्त है उसमें भी 1 ही सदस्य होता है, बाकी सबके अंदर बहुसदस्य होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान इलेक्शन कमीशन 1 सदस्यीय आयोग है या बहुसदस्यीय? ध्यान रखना ये 1 सदस्य ही है। प्रथम अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन कौन है, कार्यकाल क्या है और इनके बारे में विशेष बातें क्या, सारी की सारी डिस्कस कर ली। अब अपन पढ़ेंगे साथियों PYQ के बारे में। अब आ जाओ, देखो फटाफट अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो कुछ मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है ना, उसमें से ही सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं आपको। यानी कि जितने सवाल पूछे गए मैंने डिटेल में उनकी स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग आपकी ये क्लास मैंने डिजाइन करी थी। इस क्लास में सारी चीजें कवर हो गई आपके। पहला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? 18 जनवरी 1999 को तो गठन होता है अधिसूचना जारी होकर, और कार्य करना प्रारंभ करता है 23 मार्च 2000 से। कब? मार्च 2000 से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कार्य करना 2000 से शुरू करता है। इतने सारे एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा हुआ है। अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी करी? बताया मैंने आपको 18 जनवरी 1999। कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी होती है। देखो सेकंड ग्रेड में पूछा है, द्वितीय श्रेणी में पूछा है, राजस्थान पुलिस में पूछा है, जेल प्रेरी 2017 वाले के अंदर पूछा है। इतने सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है। यानी कि आपके गठन कब हुआ और अधिसूचना कब जारी हुई और ये कार्य करना इसने कब प्रारंभ किया, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको याद करवा चुका हूं। अगला है मानवाधिकार अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का था? 1993 का था। संशोधन कितनी बार हो गया? 2 बार, 2006 और 2019 में। आगे कह रहा है कि कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित प्रावधान है? देखो क्या पूछा है, राज्य मानवाधिकार आयोग इसके बारे में कौन से अध्याय में लिखा हुआ है? बताया मैंने आपको टोटल 8 अध्याय है, उसमें से 5वें अध्याय में, कौन से अध्याय में? 5वें अध्याय में, ऑप्शन नंबर बी। 5वें अध्याय की धारा कौन सी है? तो 5वें अध्याय में धारा नंबर 21 से लेकर के 29 तक इसका उल्लेख है। देखो प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में भी एग्जाम हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफिसर का आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था ये एग्जाम, इसमें ये सवाल पूछ लिया आपसे। आगे देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति, क्या कह रहा है? अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ये बात सही है, राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा जो मिलकर बनेगी। अब जो समिति बनेगी वो किन किन लोगों से बनेगी? तो मैंने आपको क्या बताया, समिति में 4 सदस्य होंगे, एक मुख्यमंत्री, एक विधानसभा का अध्यक्ष, एक विपक्ष का नेता और एक आपके गृह मंत्री। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें? कह रहा है मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति तो होता ही नहीं है। मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है और विपक्ष का नेता होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? राज्यपाल, तो राज्यपाल नहीं होता है। इसमें कह रहा है क्या? वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री भी नहीं होता है। कौन कौन होते हैं? एक मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है जो कि अध्यक्ष होता है, एक विधानसभा का अध्यक्ष, एक गृह मंत्री और एक विपक्ष का नेता।
अगला सवाल देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है। ये देखो फायरमैन के एग्जाम में और सीटी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसमें कौन नहीं होता है। तो मैं आपको बता चुका हूं, मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष गृह मंत्री भी होता है, विपक्ष का नेता भी होता है, लेकिन राज्यपाल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। घुमा घुमा करके सवाल पूछे। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो पहला ही स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहा है राष्ट्रपति करता है क्या, नहीं, सोच समझकर राज्यपाल, यानी राज्यपाल खुद करता है, सोच समझकर नहीं, राज्यपाल को सिफारिश लेनी पड़ती है समिति से। अगला कह रहा है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, तो ध्यान रखना मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं करता है साहब, पूरी की पूरी समिति की सिफारिश पर करता है, और उस समिति में 4 सदस्य होते हैं। और ये देखो आपके जो पटवार का एग्जाम हुआ था 2021 वाला, शिफ्ट सेकंड में ये सवाल पूछा है। अब देख लो आप कितना डीपली मैंने हर एक चीजों को आपको कवर करवा दिया है। अगर ये क्लास जिस बच्चे ने ध्यान से देख ली ना, गारंटी है डैम श्योर मानवाधिकारों से संबंधित, इस आयोग से संबंधित एक सिंगल सवाल आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं डिटेल में सारी चीजें आपको करवा चुका हूं इसमें। अगला सवाल देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है। लैंग्वेज घुमा दी, कौन नहीं होगा, मुख्यमंत्री होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा क्या, नहीं है साहब, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, और गृह मंत्री भी होता है राज्य का। कौन नहीं होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। आई होप अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। आगे देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका प्रावधान है नियुक्ति का। जो ये अधिकार संरक्षण अधिनियम है 1993 का, इस अधिनियम में आपको पता है टोटल कितनी धाराएं हैं, टोटल 45 धाराएं हैं, और टोटल कितने अध्याय है, 8 अध्याय है। ये पूछ रहा है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन सी धारा के अंदर है। तो मैंने आपको बताया क्या, गणित्या नाम बताया ना, गणित्या नाम की लड़की है। तो गठन तो कौन सी में है, धारा 21 में है, नियुक्ति कौन सी में है, धारा 22 में है, और त्यागपत्र धारा 23 में है। तो धारा 22 में क्या है, नियुक्ति है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हो गया। राजस्थान पुलिस में भी पूछा है, सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा है। ग्रेड का तो ये फेवरेट टॉपिक है साथियों, पटवारी में भी पूछा ही जाता है सवाल हर बार, हर शिफ्ट के अंदर एक सवाल तो मानवाधिकार से आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है। यानी कि पटवार में पूछा था 2021 में, उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम में आपके गोपाल कृष्ण व्यास जो है ये अध्यक्ष हुआ करते थे साथियों। और गोपाल कृष्ण व्यास के बाद में कौन बनते हैं, गोपाल कृष्ण व्यास के बाद में आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं रामचंद्र सिंह झाला। रामचंद्र सिंह झाला, ये रामचंद्र सिंह झाला कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं। और इनके बाद में कौन बन जाते हैं वर्तमान में, गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी। तो ये बात ध्यान रखना, हालांकि रामचंद्र सिंह झाला के बारे में सवाल आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं रामचंद्र सिंह झाला, कब, 2024 के अंदर, कार्यवाहक अध्यक्ष। अब देखो इतने सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ आपसे, तो माननीय अध्यक्ष कौन थे 2022 में, गोपाल कृष्ण व्यास से। आपसे क्या पूछेगा 2024 में अध्यक्ष कौन है, बताओ कौन है अध्यक्ष 24 में, यह है अध्यक्ष आपके गंगाराम मूलचंदानी। अगला सवाल देखो, मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष, यानी कि 23 मार्च 2000 से ये कार्य करना शुरू करता है, ये मैं लिखवा चुका हूं आपको। इस समय पहले अध्यक्ष कौन थे जिनकी नियुक्ति के साथ में कार्यशील हो गया। पहली अध्यक्ष कौन थी, कांता भटनागर। तो कहां पर है, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, ये रही, ये आपकी पहली अध्यक्ष थी। ये सीटी में भी पूछा है, कांस्टेबल में भी पूछा है। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला। यानी कि ये जो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से सबसे कम कार्यकाल के लिए कौन सा अध्यक्ष रहा, तो जो कांता भटनागर है पहली अध्यक्ष थी, यही सबसे कम कार्यकाल था इनका। तो ये भी आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कांता भटनागर सबसे कम कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनती है मानवाधिकार आयोग की। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित करना है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। एक होता है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, एक होता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष न्यायाधीश भी रह चुके हैं, कौन है, वो है सैयद सगीर अहमद। तो ऑप्शन नंबर सी, सैयद सगीर अहमद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, स्पेशली छाप करके रख लेना, सीईटी में पूछा हुआ है तो वापस रिपीट भी हो सकता है। सैयद सगीर अहमद जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं, और जो है अपने राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी। अगला कह रहा है, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है। ये मैंने आपको बताया, 1 साल से पुराने मामले नहीं सुन सकता, यानी कि 1 साल के भीतर भीतर के मामले ये सुन सकता है।
नेक्स्ट कह रहा है मानवाधिकारी आयोगों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है, यानी मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। जांच कैसे करेगा? स्वयं प्रेरणा से भी जांच कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, स्वतः संज्ञान लेकर के, या फिर कोई पीड़ित आकर के अर्जी प्रस्तुत करता है तो भी कर सकता है, या फिर उस पीड़ित की ओर से कोई अन्य दूसरा व्यक्ति जो है अर्जी प्रस्तुत करता है तो भी कर सकता है। यानी कि तीनों ही बातें सही है, तो 1, 2 और 3 तीनों बातें सही है। ये वाला इसके कार्य से सवाल पूछा है। मैंने कार्य में आपको बताया था ये स्वतः संज्ञान ले सकता है, या फिर कोई पीड़ित आके अर्जी देवे तो भी ये कह सकता है, उस पीड़ित की तरफ से दूसरा कोई आकर के बोले तो भी ये जो है मामले की जांच कर सकता है। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहा? सदस्यों की बात कर रहा है साथियों, निम्नांकित सदस्यों में से, तो ये 4 सदस्यों के नाम हैं। इन 4 सदस्यों में से सबसे कम कार्यकाल के लिए कौन सा सदस्य रहा? फैक्चुअल क्वेश्चन है। नमो नारायण मीणा, ये जो है सबसे कम कार्यकाल रहता है इनका। अध्यक्ष में सबसे कम कार्यकाल आपके कांता भटनागर का रहता है, और पहली अध्यक्ष भी कांता भटनागर थी, पहली महिला अध्यक्ष भी कांता भटनागरी थी। और नमो नारायण मीणा जो है ऐसे सदस्य थे साथियों जो कि सबसे कम कार्यकाल तक सदस्य रहे थे। अगला सवाल देखो, कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? अब ये 4 कार्य आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा कार्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है ये आपको बताना है। मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, जांच कर सकता है, बिल्कुल ये इसका कार्य है। अगला कह रहा है किसी जेल को देखना, बिल्कुल जेल को भी देख सकता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, तो बिल्कुल पुनरावलोकन भी ये कर सकता है। अगला कह रहा है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। अब देखो यहां पर बात आ गई सजा देना, तो सजा देना इसका काम नहीं है साहब, ये केवल सलाहकारी आयोग है, केवल सिफारिश कर सकता है, तो ये वाला इसका काम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आरएस में पूछा हुआ सवाल है साथियों, यहाँ से आरएस 2023 में सवाल पूछा है, आरएस 2018 में पूछा हुआ सवाल भी मिलेगा अभी आपको आगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नांकित में से कौन सा है? कौन कौन से कार्य है? पहला कह रहा है मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना, उनका संवर्धन करना, बिल्कुल मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध भी कर सकता है और संवर्धन भी कर सकता है, मानवाधिकारों को बढ़ा सकता है। मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना, यह भी इसका कार्य है। प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसका संरक्षण करने के उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये जनमानस के अंदर जागरूकता फैला सकता है कि आपके अधिकारों का आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगला है मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, तो ये वाला काम भी ये कर सकता है, बिल्कुल ये सारे के सारे इसके कार्य है, तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसके मैंने जो आपको कार्य बताए, और ये देखो ग्रेड सेकंड में पूछा हुआ सवाल है 2022 में, एज इट इज छपा था, जो मैंने आपको कार्य बताए वो एज इट इज, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करते हैं, ये जैसी उसमें लिखी हुई बिल्कुल वैसी की वैसी लैंग्वेज आपको दी है। अगला सवाल देखो, मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? कौन सी धारा में है? धारा 28 में, ध्यान रखना। क्या? वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को या फिर विधानमंडल को, तो पहला ही ऑप्शन हो गया राज्य सरकार को। महाधिवक्ता को देते हैं क्या? नहीं साहब। राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को देते हैं क्या? नहीं साहब। उच्च न्यायालय को देते हैं क्या? नहीं साहब। किसको देंगे फिर? राज्य सरकार को देंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास किसकी अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है? अब देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किसकी अध्यक्षता में जांच एजेंसी होती है? उस जांच एजेंसी का एक तो मैंने आपको बताया सचिव होता है, जो कि राज्य सरकार के सचिव के पद पर रहा हो, और एक कौन होता है आपके? एक होता है साथियों पुलिस अधिकारी, जो महानिदेशक के पद से नीचे का ना हो। किससे? महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें तो कह रहा है पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का ना हो, नहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की बात ही नहीं करी इसने। इसमें भी अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक की बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक, तो उप महानिरीक्षक भी नहीं, कौन सा? महानिरीक्षक, ये वाला वर्ड ध्यान रखना है। एक तो सचिव होता है इसमें, और एक जांच एजेंसी जो होती है, उस जांच एजेंसी का अध्यक्ष कौन होता है? महानिरीक्षक होता है, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है, और उसके पद से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए, महानिरीक्षक ही होना चाहिए। सुमेलित करना है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम कब का है? मैंने आपको बताया साल 1993 का है, ठीक है। अगला कह रहा है मानवाधिकार आयोगों का गठन, आयोग का गठन कब हुआ था? मैंने आपको बताया इसके लिए अधिसूचना कब जारी की जाती है? 1999 में। और अगर गठन की बात कर रहा है साथियों, तो गठन वैसे 1999 भी आप चूज कर सकते हो, और क्या चूज कर सकते हो? 2000 भी चूज कर सकते हो, लेकिन आपको सवाल के अकॉर्डिंग वाइजली चूज करना होगा। वैसे गठन की बात कर रहा है तो गठन कब हुआ था? 1999 के अंदर। और ये एक्शन में कब आ गया था? तो 2000 के अंदर इसने कार्य करना शुरू कर दिया था।
अगला कह रहा है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम। संशोधन कब हुआ था? संशोधन 2 बार हुए थे। एक तो साल 2006 में संशोधन हुआ था, अगला संशोधन 2019 में हुआ था। आगे कह रहा है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना। अधिसूचना कब जारी होती है? तो आपको पता है अधिसूचना 1999 में जारी होती है। अब आपको क्या करना है, सारे के सारे फैक्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उन्हीं से सवाल को मैच करना है। सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। पहले में 1993 किस में दिख रहा है? सेकंड में दिख रहा है, यानी कि पहले में तो क्या आएगा? 2 आएगा। दूसरे में 1999 और 2000 दोनों में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि 2000 भी आ सकता है, 1999 भी आ सकता है। तो इसमें देखो पहले में तो क्या आ गया? 2 आ गया। पहले में 2 किस में आ रहा? एक किस में आ रहा? एक किस में आ रहा, यानी कि ये वाला कट हो गया, ये वाला कट हो गया। अब दूसरे में एक 1 दे रहा है और एक में 3 दे रहा है। अब मुझे देखो दूसरे में एक में तो 1 दे रहा है और एक में 3 दे रहा है, तो 2006 तो आएगा नहीं, या तो 1999 आना चाहिए था या 2000 आना चाहिए था। तो फिर क्या लेना पड़ेगा? 2000 ही लेना पड़ेगा, यानी कि यही वाला चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में अधिनियम जो है 2006 में और 2019 में, तो 2006 दे रहा है तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया अगला। और अधिकारों का जो संरक्षण अधिनियम है साथियों, अधिसूचना इसकी जारी होती है 1999 में, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बेस्ट ऑप्शन सबसे होगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि आप यहां से ये चीज सीखते हो कि आपको बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करना है। आपको सारी की सारी चीजें पता है तो आराम से आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। अगला सवाल है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल है। नागरिक एवं राजनीति अधिकार, बिल्कुल नागरिक एवं राजनीति अधिकार होते हैं शामिल। सेना शामिल नहीं होता है, श्रम अधिकार शामिल नहीं होता है, और औद्योगिक क्षेत्र शामिल नहीं होता है। आर्थिक अधिकार शामिल होते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल होते हैं। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन कौन शामिल नहीं होता है ध्यान रखना। एक तो साथियों सेना, ये शामिल नहीं होती है। एक आपके श्रम से संबंधित जो है ये चीजें शामिल नहीं होती है। और एक और क्या बताया मैंने आपको? सेना, श्रम और श्रम के अलावा एक और मैंने आपको बताया था, कौन सा? तो बताया था औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित मामले हो, चाहे श्रम से संबंधित मामले हो, चाहे सेना से संबंधित मामले हो, उनमें ये जांच वांच नहीं कर सकता, बाकी सारे मामलों में तो कर सकता है। अगला सवाल देखो, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? बता चुका हूं, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। और ये सवाल देखो आपके द्वितीय श्रेणी में भी पूछा है, पटवार 2021 में भी पूछा है, सीटी में भी पूछा है और उद्योग प्रसार में भी। 4 एग्जाम में सेम सवाल पूछ लिया, तो आपके पिछले सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। विन्यास क्या होता है? 1+2, संरचना 1+2 किसमें दिख रही है? एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पुलिस में ग्रेड सेकंड में दोनों में पूछा है। कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? सवाल को ध्यान से पढ़ना था, ये आपके सीटी में पूछा है, सही नहीं है। देखो पहला कह रहा है अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। मतलब जो उच्च न्यायालय अथवा जिला मजिस्ट्रेट के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो, या तो न्यायाधीश हो वर्तमान में या रह चुके हो, यानी कि सेवारत और सेवानिवृत्त, ये क्या सदस्य बन सकते हैं? तो ये वाली बात सही है, सदस्यों की योग्यता से संबंधित सवाल है। अगला है अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर यानी कि राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी बात सही है। अगला कह रहा है ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, तो सही बात है ना, बहुसदस्यीय है, 1+2 का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, तो ये बात भी सही है। अगला कह रहा है अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। यहां पर गड़बड़ कर दी इसने, उच्चतम न्यायालय का नहीं होता है साहब, उच्चतम न्यायालय तो सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, यह होता है अध्यक्ष आपके हाई कोर्ट का। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हुआ होना चाहिए, ना कि उच्चतम का। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा, ये इसने पूछा, सही नहीं है। अगला सवाल देखो, राजस्थान उच्च मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन है, यानी कि राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है इसके बारे में सही कथन है, ये पूछ रहा है सही कथन कौन सा है। पहला कह रहा है राज्य सरकार 1 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी करती है। अभी अभी पीछे बताया अधिसूचना कब जारी होती है? 18 जनवरी को जारी होती है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया। अगला कह रहा है ये एक स्वायत्त निकाय है, बिल्कुल स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल होता है, 3 साल या 70 साल जो भी पहले हो, तो ये वाली बात आपकी सही है। अगला कह रहा है इस अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। मैंने आपको बताया वित्तीय स्वायत्तता कौन सी धारा? धारा 33।
33 धारा कहती है कि राज्य सरकार अनुदान देगी मानवाधिकार आयोग को, तो ये 33 की जगह पर 35 होना चाहिए था, यानी ये वाला भी गलत हो गया। इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, ये सरकारी जांच पर निर्भर है, ये तो बात गलत हो गई ना साहब। जांच एजेंसी होती है इसकी, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, महानिरीक्षक होता है अध्यक्ष, तो ये वाली बात भी सही हो गई, गलत हो गई। तो ये पूछ रहा सही कौन सा है, तो सही तो केवल और केवल बी ऑप्शन है कि ये स्वायत्त निकाय है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का निश्चित कार्यकाल होता है। अगला देखो, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था। उसके प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी होती है। मैंने आपको बताया पहले 1+4 होता था, लेकिन 2006 में संशोधन होता है और सदस्यों की संख्या 1+2 यानी कि 2 सदस्य होंगे, ये बात बोल दी जाती है, पुलिस में पूछा हुआ सवाल है। निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है। इसमें भी फिर वही पूछा सही कौन कौन से हैं। देखो, इसका गठन 18 जनवरी 1999 को होता है, सही बात है बिल्कुल। आयोग मार्च 2000 से कार्य करना प्रारंभ करता है, सही बात है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। यहां पे गड़बड़ कर दी, 3 सदस्य नहीं थे, 2006 में बोला तब 2 सदस्य होने चाहिए थे, यानी कि ये वाली बात गलत हो गई। अगला है, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहे हैं, तो ये वाली बात भी सही है। मैंने आपको बताया था एक आपके जो है साथियों सैयद अहमद जो है आपके, वो कौन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी। ये आपके 2018 वाले आरएस के एग्जाम में पूछा हुआ बहुत डीप सवाल है साथियों। जिस विद्यार्थी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टॉपिक का, वही इस सवाल को कर पाएगा। तो सही कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है, तो अधिकतम 70 साल तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपके 2 एग्जाम में पूछा हुआ है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में है। किसके बारे में पूछा है, पदावधि के बारे में। पदावधि मतलब कार्यकाल। मैंने आपको क्या बताया, गणित्या कार्य का निर्वहन क्या करती है, गणितीय कार्य का निर्वहन वेतन लेके करती है। तो 21 में तो क्या था, गठन था, 22 में क्या था, नियुक्ति थी, 23 में क्या था, त्यागपत्र, और 24 में क्या था, 24 में था कार्यकाल यानी कि पदावधि। तो धारा 24 जो है इसके अंदर पदावधि थी। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि देख लो आपके सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है, यानी पटवार में भी पूछा जा सकता है, आरएस में भी पूछा जा सकता है। कौन सी धारा के तहत, पूरी की पूरी धाराएं मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दी है, इससे ज्यादा क्या लोगे। अगला देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसकी स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर सदस्य को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और कौन बनाता है, राज्यपाल बनाता है। पहला कह रहा है राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत करता है, तो पहली बात सही हो गई अपनी, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा कह रहा है मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष प्राधिकृत करता है, तो ये बात तो गलत हो गई ना, मुख्यमंत्री थोड़ी करता है, मैंने आपको बताया ना पीछे, राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति एक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो ये भी बात गलत है, राष्ट्रपति का तो रोल ही नहीं है। गृह विभाग का भी कोई रोल नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है। वित्तीय स्वायत्ता का मतलब समझ गए ना, कि इनको राज्य सरकार धन देगी, वो धारा 33 में था, 33 में बताया मैंने आपको पीछे, 33वें नंबर की धारा में था, यानी कि अनुच्छेद 33। अनुच्छेद बोल दिया, यहाँ पर इनको धारा बोलना चाहिए था, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक कर दी इन्होंने, अनुच्छेद की जगह पर धारा होना चाहिए था। और देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में बात कर रहा है हर जगह पर ये, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत क्या होता है, आपके मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। अगला सवाल, कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। फिर गलत पूछ लिया। ये आयोग राज्य में मार्च 2000 से कार्यशील है, तो ये तो बात सही है, 2000 में कार्य करना प्रारंभ किया था इसने। वर्तमान इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं, तो सही बात है, 1+2 का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये भी सही है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई, तो ये बात भी सही है, 1999 में 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी होती है। अगला कह रहा है आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। स्वायत्त का मतलब ये गैर संवैधानिक नहीं है, जबकि ये बात तो गलत हो गई ना, स्वायत्त संस्था ही तो है, ये एक स्वायत्त निकाय ही तो है, इसको साथियों अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं था, कौन नहीं था इनमें से अध्यक्ष, तो कांता भटनागर रह चुकी है, एनके जैन रह चुके हैं, और सगीर अहमद भी रह चुके हैं, जो कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। फिर कौन नहीं रहे, प्रेमचंद जैन जो है ये कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये पटवार में भी पूछा हुआ है और आरएस में भी पूछा हुआ है। ठीक है,
है। तो इसके अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं इसकी लिस्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा, एक बार नजर मार लेना ताकि ध्यान में रहे कौन कौन से इसके अध्यक्ष रहे हैं। चलो यहां पर जो है साथियों आपके पूरा का पूरा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब अपन ने इतने सारे पीवाईक्यू कर लिए, रिवीजन भी कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट भी पढ़ लिया। ठीक है, कैसी आपको मेहनत लगी कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हो कि सर कितने डीप लेवल में पढ़ करके आपको पढ़ाया गया है, मतलब इसके पीछे बहुत एफर्ट्स भी लगे हैं, और कंटेंट कैसा लगा, चीजें आपको कैसी समझ में आई। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट हूं तो भी मुझे आकर के कमेंट बॉक्स में बता देना, कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं आपको, है ना। फास्ट इसलिए हो जाता है तो क्योंकि कम टाइम के अंदर आपको कंटेंट डिलीवर करना होता है। ठीक है साथियों, तो क्लास कैसी लगी, बाकी मैंने आपसे जो 2 सवाल पूछे हैं क्लास के अंदर, दोनों सवालों का जवाब भी आपको देना है, और आपको और किस तरह की चीजें महसूस होती है, क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में भी आकर के कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर देना है। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।